Okay. Hello everyone, welcome to the class. Very good morning. सभी को ही जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेज कॉन्सेप्ट. हेलो सर. ओके, इतना सारा बातचीत हो भी गया. राधे राधे सूरज. वेरी गुड मॉर्निंग शालिनी. वेरी गुड मॉर्निंग रिया. आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. मैम का भी अटेंडेंस शीट होना चाहिए, लेट आने का एब्सेंट मार्क होगा. ओके. चलो सब लोग 11:20 पे आना. ओके. सब आगे. ओके, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं सो दैट जल्दी से एंड भी कर सके, है ना. देखते हैं आज कितना देर का क्लास चल सकता है, क्योंकि आज इको में हमें मैक्सिमम पार्ट जो है कवर करना है. जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज के क्लास में डिमांड भी पढ़ने वाले हैं, सप्लाई भी पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर बिहेवियर भी पढ़ने वाले हैं, एंड दो तीन एडिशनल टॉपिक है ना. तो देखो आज का जो ये सेशन है जो कि हमारा पेपर नंबर 2 का है, एंड पेपर नंबर 2 में वी आर गोइंग टू डू यूनिट नंबर 3, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. एंड माय नेम इज निधि साइनी. मैं आपको पेपर 1 की भी तैयारी कराती हूँ एज वेल एज पेपर 2 की भी तैयारी कराती हूँ. ठीक है ना. मेरा ये टाइपिंग मैंने भी अभी जस्ट नोटिस किया. मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे लिख के भेजा था कुछ इंटरेस्टिंग इश्यूज है, जबकि वो होना चाहिए था इंटरनेट. अभी जब मैंने आपको टेक्स्ट किया ना चेक लाइव करके, तो अभी मैंने फिर ध्यान दिया कि मैंने इंटरेस्टिंग इश्यूज लिख दिया था. टाइम पास कर रहे थे. अच्छा, आप और रिया. ओके ओके. ठीक है. तो ये जो सेशन है आपका नेट जेआरएफ के लिए होने वाला है. सेट के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इक्वली इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास 2024 बैच के लिए वी आर प्रिपेयरिंग, है ना. तो यस एवरीवन प्लीज पे योर अटेंशन हियर, क्योंकि अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. यस यस. एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. कल हमने डिमांड से रिलेटेड कुछ टॉपिक को पढ़ा था, समझा था, बट कुछ ऐसा एक्सेप्शन है, कुछ ऐसा केस है ना जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. ठीक है. जैसे कि हम लोग देखेंगे अभी कुछ एक दो ऐसा पॉइंट्स जो कि आपका डिमांड ऑफ लॉ लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है. कल हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, बट अभी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन वी आर गोइंग टू डू. वेट. हाँ. जिसमें जैसे कि हमने देखा है नॉर्मली आपका लॉ ऑफ डिमांड कैसे मूव होता है, इट मूव्स इन डाउनवर्ड, है ना. नॉर्मली आपका जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व, है ना, डिमांड कर्व ये आपका डाउनवर्ड मूव होता है. डाउनवर्ड मूव होता है. बट कुछ ऐसा एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसा केस है जिसमें आपका लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड मूव नहीं होता है. ठीक है. डाउनवर्ड मूव नहीं होगा, दैट इज ओनली एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. जैसे कि एक आप देख सकते हो, जब आपके किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस की बात की जाए, ठीक है, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का जब फॉल होता है, कम होता है, तब आपका क्वांटिटी डिमांड हाई हो जाता है. ठीक है. टाइप ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है. कस्टमर का चेंज हुआ अगर टेस्ट या फैशन में तो भी, अगर इनकम भी चेंज हो गया तो भी आपका डिमांड में इफेक्ट होगा. इमरजेंसी के केस में भी डिमांड आपका इफेक्ट होता है. तो अभी देखो जैसे कि ये सब हमने कल देखा था क्या, ये सब कल किया था हमने. नहीं, आई थिंक ये सब नहीं किया था, है ना. हाँ. तो जैसे कि हमने देखा आपका नॉर्मल जो डिमांड कर्व होता है वो आपका क्या होता है, डाउनवर्ड मूव होता है. ये जैसे कि आपका डाउनवर्ड मूव हो रहा है, ये आपका डाउनवर्ड मूव होता है ना. हमने जैसा कि अभी तक पढ़ा है. बट कुछ ऐसा केस है जिसमें आपका जो ये डिमांड कर्व है ना, कैन यू सी, ये अपवर्ड मूव हो रहा है, मतलब जस्ट ऑपोजिट हो रहा है. तो वही सारे केस के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. ओके. नाउ सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में आपका क्या क्या आएगा देख लो. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का केस को हम लोग वेबलेन इफेक्ट भी बोलते हैं. अब ये वेबलेन इफेक्ट भी क्या होता है. हाँ, तो अभी हम लोग उसका ऑपोजिट पढ़ने वाले हैं, लाइक जो अपवर्ड क्यू होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं. तो देखो, वेबलेन इफेक्ट का मतलब होता है इस सीन में, इस आपका केस में जब आपका वेबलेन इफेक्ट अप्लाई होता है तब आपका किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है ना, डिमांड ये गुड का इंक्रीज होता है एज द प्राइस राइजेस. लाइक सपोज आपको मैं बताती हूँ, अपवर्ड का केस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जिसमें आपका डाउनवर्ड वाला रूल फॉलो नहीं होता है. तो अभी मैं आपको वेबलाइन इफेक्ट समझा रही हूँ. वेबलाइन इफेक्ट में मैंने क्या बोला, किसी भी प्रोडक्ट का आपका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाता है जब आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है. तो मुझे एक बात बताओ शालिनी, आप जब अपने मैरिज के लिए ज्वेलरी खरीदोगे, ज्वेलरी परचेज कर रहे हो, सपोज, है ना, ज्वेलरी परचेज कर रहे हो, अब क्या हुआ, आप देखोगे कोई नॉर्मल सा शॉप में आपको ज्वेलरी का एकदम मिनिमम प्राइस चार्ज करेगा, तो क्या आप वहां से ज्वेलरी परचेज करोगे.
नहीं ना, आप ये भी सोच सकते हो कि क्यों, क्या ऐसी बात है जो आपको ये कम प्राइस में दे रही है, एंड क्या ये आपका स्मगलिंग किया हुआ तो नहीं है, चोरी किया हुआ सोना तो नहीं है, तो आप ये नहीं परचेज करोगे। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस ये भी होता है कि जब हम देखते हैं कि जब गोल्ड का प्राइस राइज होता है, तब हम उसका ज्यादा खरीदारी करते हैं, ये सोचते हुए कि आगे कमिंग फ्यूचर में इसका प्राइस और हाई ना हो जाए, और प्राइस हाई ना हो जाए, ये सोचते हुए, राइट। तो हमने क्या देखा, वेबलन इफेक्ट से हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जैसे कि गोल्ड का ज्वेलरी हो गया, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे लग्जरी आइटम्स जिसको हम लोग परचेज करते हैं तब जब उसका प्राइस एक्चुअली हाई होता है, ठीक है। कम पे जब आपका उसी चीज का, सेम प्रोडक्ट का प्राइस जब कम होगा तो हम उसे परचेज नहीं करते। बट हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस जब डे बाई डे आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपने क्या सोचा कि अभी जब ये आपका 70K पे है, ठीक है, तभी मैं परचेज कर लेता हूँ, कहीं ये बाद में जाके और हाई ना हो जाए, है ना। तो आपने लो पे नहीं परचेज करके हाई पे परचेज किया, दैट इज ओनली वेवलेट इफेक्ट। जहां पे आपका प्राइस जब इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि ये आपका स्टेटस और प्रेस्टीज को शो करता है, एंड इसमें आपका वेल्थ और सोशल स्टैंडिंग का पता चलता है, जिसमें आपका कंज्यूमर जो है ज्यादा पे करने को रेडी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आपका हाई प्राइस है तो भी वो पे करने के लिए रेडी है, क्योंकि वेवलेन इफेक्ट से आपका क्या पता चलता है, स्टेटस पता चलता है। अब शालिनी मान लो सामने पार्क में जा रही है, और शालिनी के क्या, शालिनी के नेक में हैवी हैवी ज्वेलरीज है, तो इससे क्या पता चलेगा, शालिनी बहुत ही रिच है। क्या शालिनी बहुत रिच है, तो क्या शालिनी का स्टेटस हमें पता चल सकता है कि हाँ, शी इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट अर्निंग पर्सन इन आवर सोसाइटी, है ना, इन आवर सोसाइटी। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ, वेबलेन इफेक्ट हुआ। वेबलेन इफेक्ट, जहां पे आप क्या करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने को रेडी हो जब उसका प्राइस हाई हो रहा है, तब उसका प्राइस हाई हो रहा है, राइट। सो दैट इज ओनली वेबलेन इफेक्ट, जो आपके स्टेटस को शो करता है, आपके सिंबल को शो करता है ना, दैट इज ओनली वेबलेन इफेक्ट, ओके। तो शालिनी इज अ वेरी रिच पर्सन, क्योंकि एक साथ उन्होंने चार चार सोने की हार पहन के आप पार्क जा रहे हो, ओ माय गॉड, एक साथ चार चार सोने की हार पहन के जा रहे हो, एंड वन बिग इयरिंग ऑल्सो, ओके ओके, ठीक है ना। तो वेबलेन इफेक्ट दैट इज द सेम थिंग। सेम आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट, जो क्या सजेस्ट करता है, कुछ लग्जरी आइटम जैसे कि डायमंड की नेकलेस। डायमंड की नेकलेस शालिनी मैं आपको 50 रुपीज में दूंगी, क्या आप परचेज करोगे, नहीं, आप नहीं परचेज करोगे, राइट। वही आपको कहीं आपको 50 लाख में मिलेगा ना, तो ये आप डेफिनेटली इसका डिमांड अप कर सकते हो, ये आप प्राइस परचेज कर सकते हो। मतलब इसका जब प्राइस हाई हुआ, तब इसका क्वांटिटी डिमांड भी हाई हो गया, प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड भी हाई होता है, यस डेफिनेटली दैट इज ओनली वेबलेन इफेक्ट। और इससे आपको, वेबलेन इफेक्ट से आपको क्या याद रखना है, ये आपका लग्जरी आइटम्स होता है, क्या होता है, लग्जरी आइटम्स, जैसे कि हो गया ज्वेलरी, ठीक है, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, जैसे कि डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ये सारे वो प्रोडक्ट्स है। हाँ, नकली लगेगा, वो क्यों नकली लगेगा, क्योंकि 50 रुपीज मैंने प्राइस रखा है, इस वजह से। वही आपको नकली चीज भी मैं अगर 50L में दे दूंगी ना, और बोलूंगी कि शालिनी ये डायमंड है, यू कैन परचेज दिस, एंड इसमें मैं कुछ थोड़ा मोड़ा हाई फाई नेम्स दे दूंगी, तब आपको डेफिनेटली बिलीव हो जाएगा कि ये डायमंड ही है, और आप 50 लाख पे भी आप उसको हाई डिमांड में परचेज कर लोगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या वेबलेन इफेक्ट मतलब जिसमें लग्जरी आइटम्स होता है, जैसे कि डायमंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, इसका डिमांड कब बढ़ता है, जब इसका प्राइस भी हाई होता है, ठीक है। इसका प्राइस जब आपका कम हो जाएगा ना, तो डिमांड भी कम हो जाएगा। सो इससे क्या देखा हमने कि डिमांड इस सारे गुड्स का इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है, हाई प्राइस की वजह से हो रहा है, जिससे आपका स्टेटस और आपका डिस्टिंक्शन पता चलता है बाकी कंज्यूमर सबसे, है ना। तो if price of such goods fall, then they may lose the status of symbol, wealth, prestige and leading to decrease in demand। देखो, तो हमने क्या देखा कि इस केस में, जैसे कि मान लो डायमंड के केस में मैं बता रही हूँ, अब जैसे कि मैंने डायमंड का प्राइस रखा है 50 रुपीज, और एक जगह सूरज बेच रहे जिन्होंने 50 लाख रखा है, ठीक है। तो 50 रुपीज में शालिनी में भी एक दो परचेज कर भी ले, देख ले एक दो परचेज करके, नकली है सही है या क्या है वो देख ले। बट 50L में ये ज़्यादा परचेज करेंगी, ज़्यादा परचेज करेंगे, इनका क्वांटिटी डिमांड हाई होगा, तब ये डिमांड हाई होता है, दैट मीन्स आपका डिमांड कब किधर मूव हो रहा है, इधर मूव हो रहा है, मतलब अपवर्ड जा रहा है,
है ना, अपवर्ड की तरफ जा रहा है। करेक्ट, समझ गए आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। जहां पे हम देखते हैं कि प्राइस राइज की वजह से आपका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जा रहा है, दैट इज योर वेबलेन इफेक्ट, दैट इज योर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। जहां पे आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो जब आपका प्राइस और हाई हो रहा है, हाई हो रहा है ना, हाई हो रहा है, तो ये आपका स्टेटस को शो करता है, आपके सिंबल को शो करता है। और जब इसका प्राइस वही कम हो जा रहा है ना, कम हो जा रहा है, प्राइस 50 पे आ जा रहा है, तब आप देख रहे हो कि इसको परचेज करना रिस्की हो सकता है, रिस्की हो सकता है, इस वजह से आप इसे नहीं परचेज करते हो। क्योंकि आप ये भी सोच सकते हो कि मे बी इसका क्वालिटी अच्छा ना हो, मे बी इसका क्वालिटी अच्छा ना हो। तो दैट इज ओनली योर वेबलेन इफेक्ट। अब वेबलेन इफेक्ट किसने दिया है पता है, ये अपने नोटबुक में लिख लेना, मैं इसी स्लाइड में लिख दे रही हूँ। वेबलेन इफेक्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय थॉर्नस्टीन, थॉर्नस्टीन एंड वेबलेन बंड, वेबलेन, ठीक है, BUNDE, ठीक है, इन्होंने प्रोवाइड किया है वेबलेन इफेक्ट। हमने इस कॉन्सेप्ट से समझा कि आपका वैल्यू कब इंक्रीज हो रहा है, जब आपका गुड्स का हाई प्राइस हो रहा है, ठीक है, जिससे आपका एक्सेप्शन बनता है और आपका ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में, जो कि आपका लॉ ऑफ डिमांड को शो कर रहा है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाईली एसेंशियल गुड। हाईली एसेंशियल गुड मतलब जो आपका बहुत ही जरूरत वाला सामान होता है, लाइक हो गया आपका मेडिकेशन, मेडिसिन, मेडिसिन हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये सब आपका क्रिटिकल नीड है, आपका रिक्वायरमेंट है लाइफ का, जिसके साथ साथ आप चलते हो, जो आपका हेल्थ का और आपके वेलबींग का ध्यान रखता है, आप क्योंकि आप इसी पे डिपेंडेंट हो। जैसे कि हमने मेडिसिन को एग्जाम्पल में लिया, एज अ रिजल्ट क्या होगा, परचेज करोगे आप सेम क्वांटिटी का, लाइक सपोज सपोज एक टैबलेट है, एक टैबलेट दैट इज सैरिडन, सैरिडॉन, है ना, सैरिडॉन। अब मान लो इसका प्राइस पहले 5 रुपीज था, तब आपको एक बार सर दर्द होगा सूरज, तो आप इसका एक ही गोली कंज्यूम करोगे ना। जब मान लो इसका प्राइस 4 रुपीज हो गया, 4 रुपीज हो गया, ठीक है, तब ऐसा तो नहीं है ना कि आप इसका क्वांटिटी को, डिमांड को हाई कर दोगे और एक ही टाइम में एक सर दर्द के लिए आप दो दो गोली कंज्यूम करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब ये है, आपका कोई कोई ऐसा एसेंशियल प्रोडक्ट होता है, नेसेसिटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपका प्राइस फ्लक्चुएशन से, प्राइस हाई हो या लो हो, आपका क्वांटिटी डिमांड हमेशा ही सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना ही परचेज करोगे, राइट। जैसे कि हमारा मेडिसिन हो गया। अब जैसे कि सॉल्ट की बात की जाए, ठीक है, सॉल्ट की बात की जाए, अब सॉल्ट का प्राइस अभी 20 या 25 रुपीज होगा मैक्सिमम, है ना। तो आपका जितना सॉल्ट लगना चाहिए फूड में, आप तो उतना ही डालोगे ना, उतना ही क्वांटिटी उसमें एयर डालोगे। ऐसा तो नहीं है अगर इसका रुपीज अब 10 रुपया हो गया तो आप एक ही खाने में दो दो बार आप सॉल्ट डालोगे, क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया। आपका क्वांटिटी डिमांड तो सेम ही है, क्वांटिटी डिमांड तो सेम ही है ना। दैट इज योर हाईली एसेंशियल गुड, दैट इज योर हाईली एसेंशियल गुड। जहां पे हमने देखा प्राइस में आपका कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका कुछ भी प्राइस में चेंज हो रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, अपना क्वांटिटी डिमांड क्या रख रहे हो, सेम रख रहे हो। मतलब इसमें डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपका डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, जो इंडिकेट करता है कि आपका क्वांटिटी डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आपका जितना भी प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाए, उससे आपका क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपका कांस्टेंट है डिमांड। जैसे कि इस एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं, कोई हार्ट पेशेंट का अगर मेडिसिन है, आई मीन मेडिसिन नहीं है, कोई हार्ट पेशेंट है मान लो, हार्ट का उनको प्रॉब्लम है, तो उनका मेडिसिन का रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ेगा। अब मान लो पहले ये मेडिसिन का प्राइस था 5 रुपीज और अब इसका मेडिसिन का प्राइस कम होके 300 रुपीज हो गया। तो ऐसा नहीं ना है कि जिनको हार्ट का परेशानी है वो पहले अगर एक गोली खाते थे, तो अब ये दो दो गोली एक साथ खाएंगे, ठीक है। इनका तो मेडिसिन का जो डिमांड होगा वो तो सेम ही होगा ना, राइट, वो सेम होने वाला है। दैट इज व्हाट, दैट इज हाईली एसेंशियल गुड। तो हम जो है ना, हाईली एसेंशियल गुड का ये वाला आप डायग्राम बना सकते हो। लाइक जब आपका प्राइस मान लो यहाँ 5 रुपीज था, यहाँ 10 रुपीज था, यहाँ 15 रुपीज था, ठीक है, ये आपका प्राइस कॉलम होता है, राइट। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 3 टैबलेट, 4 टैबलेट। तो हमने क्या देखा, आपका प्राइस जो भी हो, आप क्या कर रहे हो, आप सेम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रही हूँ, आप एक स्ट्रेट लाइन बनाना है ना, लाइक आप दो गोली डिमांड कर रहे हो,
ठीक है, 2 गोली डिमांड कर रहे हैं। तो आपका प्राइस कुछ भी हो, आपका जो क्वांटिटी डिमांड है दैट इज द सेम, दैट इज द सेम। आपका जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड इज 2 कैप्सूल्स, तो आप उसी को कंज्यूम कर रहे हो। तो ये डायग्राम किसका है? आपका हाईली एसेंशियल गुड का ये डायग्राम है। ये डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं किया है, आप लोग कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हो, अब बॉर्नविटा, बॉर्नविटा को हम लोग मिल्क के साथ कंज्यूम करते हैं। अब बॉर्नविटा का तो प्राइस फ्लक्चुएशन होते रहता है, तो क्या कभी आपने देखा है आपकी मॉम ने आपको एक जगह की जगह जगह 2 स्पून आपने खुद से ले लिया होगा, बट कभी आपके मॉम ने 1 स्पून की जगह क्या 10 स्पून आपको प्रोवाइड किया जस्ट बिकॉज इसका प्राइस कम हो गया इस वजह से? नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग बात करें कोलगेट का, कोलगेट भी हम अपने ब्रश में एक बार लगाते हैं, कैन यू सी, एक बार लगाते हैं, है ना। हाँ, वर्टिकल लाइन बन रहा है, यस वेरी गुड। तो इसका सबका क्वांटिटी जो है दैट इज गोइंग टू बी सेम वन। अगर आपका प्राइस कम हो जाए ज्यादा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो डेली एसेंशियल्स है आप लोग देख सकते हो, इसका आपका क्वांटिटी दैट इज गोइंग टू बी अ सेम वन। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट केस है कि कुछ ऐसा जब होता है इमरजेंसी के केस में, कब के किस केस में? इमरजेंसी के केस में। थर्ड पॉइंट कब क्या है आपका? इमरजेंसी के केस में, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे कि वॉर, वॉर तो होते रहता है। नहीं नहीं, पुलिस नहीं आया है वो, छोड़ो, इग्नोर करो, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, जिसमें आपका सप्लाई और डिमांड फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पर्सन को डर होता है। लाइक सपोज हमने देखा होगा, ये वॉइस रिंगटोन है, बस पुलिस नहीं आता है, रिंगटोन है। मैं बता रही हूँ अभी आपको इमरजेंसी के केस में। इमरजेंसी के केस में हमने क्या देखा है, लाइक जब आपका कोविड हो रहा हुआ था, कोविड हुआ था, तब हमारे घर में क्या हुआ था, हमने क्या सब कुछ को स्टोर करके रख लिया था, स्टोर करके रख लिया था। और सभी किसी का तभी यही ध्यान था कि हमें मैक्सिमम चीजें सेव करके, है ना, सेव करके रख लेना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर अगर कुछ भी तो हमारे पास खाने की चीज। समझ गए? है ना। तो हमने क्या किया था, आपका जब इमरजेंसी का टाइम है तो क्या हमने प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड जो स्टोर से ये कम कर दिया था क्या? नहीं ना। आपका प्राइस भी उस समय हाई हो गया था और एज वेल एज क्वांटिटी डिमांड भी हाई था। तो कुछ ऐसा केस हो गया, कुछ ऐसा केस हो गया जैसे मान लो वॉर हो गया, कोविड हो गया, ठीक है, वॉर है, कोविड है, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर हो गया। इस केस में, इस सारे केस में आपको जितने भी प्राइस में आपको प्रोडक्ट दिया जाए, आप जो है हाई क्वांटिटी डिमांड करते हो। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, पीपल को डर होता है, मतलब इंडिविजुअल को डर होता है कहीं किसी चीज का शॉर्टेज ना हो जाए, उनके एसेंशियल गुड्स जैसे कि मान लो ब्रेड हो गया, ठीक है, डिटॉल हो गए, फर्स्ट एड किट हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गया, ये सब का कमी ना हो जाए, वाटर हो गया, ये सब का कमी ना हो जाए, इस वजह से ये अपने डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। हाइयर प्राइस हो लोअर प्राइस हो डजेंट मैटर, ये अपने डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इनका बस नेचर होता है अर्जेंट, अर्जेंट केसेस में जो सिचुएशन होगा उसमें ये अब सब कुछ अपना हैंडल कर सके, ठीक है। तो इसमें भी हमने देखा कि आपका प्राइस भी अगर हाई रहता है तो भी आपका क्वांटिटी डिमांड दैट इज गोइंग टू बी अ हाई ओनली। तो आप इमरजेंसी के केस में आप देखते हो कि जैसे कि ड्रॉट, आप ऑप्शन में लिख लेना, सूखा पड़ गया, है ना। तो ये सब केस में हम प्राइस नहीं देखते हैं, प्राइस को देखना ही नहीं है, हम सिर्फ क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाने का सोचते हैं। तो दिस वाज आवर थर्ड पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो गिफन गुड क्या होता है, गिफन गुड, ठीक है। सो लेट मी राइट हियर गिफन गुड, गिफन गुड, ठीक है, गिफन गुड, ठीक है। नाउ गिफन गुड में हम देखेंगे, गिफन गुड आर दोज गुड जो आपका लॉ ऑफ डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मतलब गिफन गुड्स वो गुड होते हैं जब आपका कंज्यूमर ज्यादा इंक्रीज करते हैं, जब आपका consumer paradoxically increase their consumption of it, and vice versa, contrary to the substitution effect seen with most good. Like suppose given good में हम समझ सकते हैं कि ये वो गुड होते हैं जो आपका ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं जब आपका प्राइस हाई होता है। लाइक आपका प्राइस हाई हुआ, डजेंट मैटर, आप उसका ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर देते हो। लाइक सपोज इसमें भी आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, गिफन गुड्स होता है जो हाईली इंफीरियर होते हैं, हाईली इंफीरियर। हाईली इंफीरियर मतलब क्या हुआ,
हाँ, ब्रेड एंड व्हीट, यस वेरी गुड। इंफीरियर मतलब क्या होता है, ब्रेड इंफीरियर मतलब क्या होता है, जो कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, लाइक सेल वाले प्रोडक्ट हो गए। तो सेल वाले प्रोडक्ट में भी मान लो हाईली जो सेल वाले प्रोडक्ट हो गए, दैट इज योर गिफन गुड्स, है ना। जिसमें हम देखेंगे कि प्राइस का आपका जब हाई होता है तब उसका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाता है। प्राइस जब हाई होता है तब क्वांटिटी डिमांड भी हाई हो जाता है। अब इसमें आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, जो आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, मैम एक वेबलन इफेक्ट का डायग्राम समझा दीजिए, उस टाइम नेटवर्क चला गया था। ओके, वेबलन कहाँ गया, ओके दिस इज वेबलन, ठीक है। शालिनी आप यहाँ ध्यान दो अभी। देखो मान लो शालिनी, मैंने आपको 50 रुपीज में डायमंड ऑफर किया, ठीक है। 50 रुपीज में मैंने आपको डायमंड ऑफर किया। तो मान लो आपने एक परचेज किया, या मान लो वो भी नहीं परचेज किया, लेट सपोज आपने वो भी परचेज नहीं किया, क्योंकि आपको क्वालिटी कंसर्न था, आपको डर था कहीं ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये जो 50 रुपीज वाले मुझे डायमंड मिल रहे हैं ना, इसका क्वालिटी कम हो सकता है ये चोरी वाला हो सकता है कि ये आपका अच्छा ना हो। तो मैं क्यों क्यों 50 रुपीज भी क्यों इन्वेस्ट करूं अपना उस खराब चीज पे। वही सूरज ने आपको 50 लाख का सेम डायमंड आपको जब ऑफर किया, तब आप जो है उसको परचेज कर लेते हो, क्योंकि आपका प्राइस के ऊपर आपका डिमांड फ्लक्चुएट होता है। समझ गए, प्राइस के ऊपर डिमांड फ्लक्चुएट होता है। मतलब आप क्या करते हो, आपने देखा होगा आपके घर में भी, जब आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तभी जाके आपका क्वांटिटी डिमांड भी हाई होता है, क्योंकि आपको डर होता है कि सेम शॉप में अगर आपको कम प्राइस में जब गोल्ड दी जाएगी, तो हो सकता है कि उसका क्वालिटी अच्छा ना हो, वो आपका डुप्लीकेट हो, है ना। दैट्स वाई वेबलेन इफेक्ट क्या शो करता है, आपका स्टेटस को शो करता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे वेबलेन इफेक्ट हमेशा ही आपका स्टेटस और सिंबल से कनेक्टेड होता है। दैट्स वाई आप हमेशा ही लग्जरी आइटम के पीछे भागते हो, जिसमें आपका प्राइस हाई रहेगा तो कोई बात नहीं, आपका क्वांटिटी डिमांड भी हाई रहता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। दैट वॉज योर वेबलेन इफेक्ट। क्लियर है तो प्लीज बता देना, ठीक है। अब हमने देखा हाई इमरजेंसी के केस में गिफिन गुड्स में हमने देखा कि ये गुड्स, गिफिन गुड्स आर दोज गुड्स जो आपका ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं आपका जब प्राइस हाई होता है तब। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, एक एग्जांपल अटैच किया है। कंसिडर अ पुअर हाउस होल्ड दैट टिपिकली कंज्यूम्स 20 kg, ठीक है। एक पुअर हाउस होल्ड मतलब गरीब घर है, जिसमें 20 kg कंज्यूम किया जाता था। 20 kg क्या कंज्यूम किया था जाता था, बाजरा एंड राइस। बाजरा एंड राइस क्या है, बाजरा एंड राइस। तो इन दोनों में से तो हम लोग समझ सकते हैं कि ज्यादा आपका क्वालिटी किसका होगा, लाइक ये आपका प्रीमियम क्वालिटी का होगा, है ना, अच्छा क्वालिटी का होगा राइस। और बाजरा विल बी ऑफ लेस क्वालिटी, थोड़ा इसका क्वालिटी कम होगा। हम लोग ये समझ सकते हैं। तो देखो, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि आपको बाजरा कितना क्वांटिटी का ऑफर कर रहे हो, दैट इज ऑफ 10 kg। बाजरा इज ऑफ 10 kg। एंड राइस इज ऑफ कितना है, राइस, एक मिनट, 20 kg ऑफ बाजरा एंड 10 kg ऑफ राइस, ओके ओके। 20 kg ऑफ बाजरा एंड 10 kg ऑफ राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर बाजरा का प्राइस 5 रुपीज से हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, 5 रुपीज से बढ़ा देते हैं और इसको 6 रुपीज कर देते हैं, मतलब पहले बाजरा आप 5 रुपीज में 20 kg खरीद रहे थे, और अब 6 रुपीज में कितना कर दोगे। ये कौन सा गरीब है इतना ठूस के खा रहा था हर गरीब। नहीं, बाजरा थोड़ा लोअर क्वालिटी का होता है ना, दैट्स वाई, ठीक है। और हमने क्या किया, बाजरा का प्राइस 5 से कितना बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया। एंड उनका इनकम क्या माना, फिक्स्ड है, ठीक है। एंड कंजम्पशन जो है बाजरे का, वो भी हमने 25 kg से बढ़ा दिया, मतलब 5 kg से बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग मिनिमम अपना मंथली जो है रिक्वायरमेंट कितना में कंप्लीट कर सकते हैं, 30 kg में कंप्लीट। मतलब आप जो है मिनिमम मंथली की रिक्वायरमेंट, लाइक सपोज इसको सूरज का ही नाम दे देते हैं, ठीक है। सूरज को अब अपने घर में ना 30 kg अनाज चाहिए मंथली कंजम्पशन के लिए, जिसमें वो क्या करते हैं, दो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, एक बाजरा और एक राइस, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि द डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ मोर राइस एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ बाजरा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है,
कि जब सूरज जो है दो प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, एक बाजरा हुआ एक राइस हुआ, ठीक है। इनका मंथली एक्सपेंस कितना होना चाहिए, मंथली कंजम्पशन कितना होना चाहिए, दैट इज 30 kg इनका मंथली कंजम्पशन होना चाहिए फूड में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये गिफन प्रोडक्ट पे ज्यादा जोर डाल दे रहे हैं, क्या सोचते हुए कहीं इसका प्राइस अगर बढ़ गया तो मुझे क्वांटिटी ज्यादा पड़ेगा, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, जब इसका प्राइस बढ़ रहा है, कैन यू सी, अब ये 6 रुपीज हो गया, तब इनका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जा रहा है। तो नेकलेस आप पहनोगे सूरज? नेकलेस आप पहनोगे, बताओ, मैं आपकी एग्जांपल दे रही हूँ आपसे, ठीक है, आपसे नेकलेस वाले एग्जांपल सूरज को ही मैं दूंगी, आप सूरज ही नेकलेस पहनेंगे, इयररिंग्स पहनेंगे। समझ में आया? तो क्या देखा हमने कि जब आपका गिफन प्रोडक्ट का मैं बात कर रही हूँ, प्राइस हाई हो रहा है, तब गिफन प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड भी सूरज हाई कर देगा। समझ में आया गिफन प्रोडक्ट का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया? गिफन प्रोडक्ट में जब आपका प्राइस हाई होता है तब आपका क्वांटिटी डिमांड भी हाई हो जाता है। तो गिफन प्रोडक्ट में आप क्या लिखोगे कि ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, क्या लिखोगे, सारे गिफन प्रोडक्ट क्या होते हैं, गिफन प्रोडक्ट आपका, गिफन गुड लिखो या प्रोडक्ट लिखो, सारे गिफन प्रोडक्ट या गुड लिखो, ये क्या होते हैं, इंफीरियर होते हैं, इंफीरियर होते हैं। लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स जो होते हैं ना, सारे इंफीरियर गुड्स जो होते हैं ना, इंफीरियर प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट गिफन प्रोडक्ट। समझ गए, दे आर नॉट गिफन गुड्स। मतलब अच्छा क्वालिटी का कौन है, गिफन में और इंफीरियर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दैट इज गिफन प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, आपको भी अमीर बनाया जाए, ठीक है, अब आगे से आपको अमीर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया गिफन प्रोडक्ट में और इंफीरियर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? क्लियर है? हाँ, आप रिच हो गए ना इस वजह से। ओके। अब देख सकते हो गिफन प्रोडक्ट में से कि नॉन लग्जरी गुड्स को हम लोग गिफन प्रोडक्ट बोलते हैं, नॉन लग्जरी गुड्स, है ना। जैसे कि ब्रेड हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, ये क्या है, बस, ओके। एक जगह शालिनी बस से ट्रैवल कर रही है और एक जगह सूरज एयरवेज के थ्रू जा रहे हैं, है ना। तो कौन रिच हुआ, लग्जरी कौन सा हुआ, एयरवेज हुआ। तो ये आपका सूरज का ऑप्शन है। और शालिनी, वी आर तो नॉर्मल पीपल ना, तो हम लोग बस से ही ट्रैवल करते हैं, तो दैट इज नॉट अ लग्जरी गुड्स, तो वो हमारा गिफन गुड में आएगा। पोटैटो तो हम लोग खाते हैं, मे बी सूरज गोल्ड खाते हैं ना, गोल्ड खाते हैं, तो ये तो आपका गिफिन नहीं होगा, बट पोटैटो गिफिन गुड्स हो सकता है। दिस इज बाजरा, ओके ओके, तो बाजरा हमारा गिफिन गुड होता है क्योंकि वो आपका इंफीरियर नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। क्या इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट को हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अब देखो, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अभी किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, ये मुझे बताओ, किस चीज का ट्रेंड चल रहा है अभी? ये बस ना, अमीरी, ये हुआ ना अमीरी, गोल्ड खाने वाला अमीर भी नहीं बना रहा था मैं। ठीक है, अब से मैं आपको चांदी खाने वाला अमीर बना दूंगी, ठीक है। अभी ट्रेंडिंग में क्या है ये बताओ मुझे? आईफोन, एंड्रॉइड फोन, जिसको सब फॉलो करना चाहते हैं, क्या है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आईफोन सब लेना चाहता है, ओके, सो लेट मी राइट इट हियर, आईफोन, है ना। तो देखो, क्या आपको, देखो, अगर मैं 10 पर्सन को खड़ा कर रही हूँ, 10 पर्सन, और इसमें से एक पर्सन के पास आईफोन है, मतलब 9 के पास आईफोन नहीं है, ये आपका नॉर्मल एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, और एक के पास इसमें से आईफोन है, ठीक है। तो आईफोन तो देखने में डेफिनेटली थोड़ा रिच रिच लुक देता ही है, तो सभी को आईफोन लेने का मन होता है। बट आपको पता है, ये 9 लोगों में से 8 पर्सन को भी मुश्किल से आईफोन का प्रॉपर यूज करने आता होगा, प्रॉपर यूज करना आता होगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एक पर्सन को देख के, बस इससे जो फोन यूज कर रहा है उससे इन्फ्लुएंस होके, हम लोग जो भी है, हम लोग भी आईफोन को परचेज करने के पीछे पड़ जाते हैं। ये नहीं देखना है कि वो एक्चुअली में वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, आपको वन प्लस चाहिए, ओके ओके, ठीक है।
आपको वन प्लस मिल जाएगा। ठीक है, बट हम बैंडवैगन इफेक्ट से हम मैं क्या बोलने चाह रही हूँ कि आप उसको उसी को फॉलो कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि एक्चुअल में उसका यूज क्या है, आपको एक्चुअल में वो यूज के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। इसको हम लोग भेड़ चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में हमने देखा कि बैंडवैगन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें कोई जो पर्सन होता है, कोई इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि आप सामने वाले पर्सन का बिहेवियर को अप्लाई करोगे, प्रेफरेंस को, ट्रेंड को सिंपली फॉलो करोगे। डजेंट मैटर आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, आप रेशनली उस चीज को फॉलो कर रहे हो, उस कमोडिटी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये बिहेवियर आपका ड्रिवन होता है किससे? सोसाइटी से, सोसाइटी नॉर्म से। आप उस ग्रुप में फिट होना चाहते हो, उस ग्रुप में फिट होना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि आपको कोई बोले अभी तक तुम एंड्रॉइड फोन कर रहे हो, हम सबके पास तो आईफोन है, तुम्हें भी आईफोन वाला होना चाहिए, है ना? तो वो हमारा बैंड वैगन इफेक्ट हुआ, जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग अंधाधुंध जो बोलते हैं ना, फॉलो करते रहते हैं। हम नहीं जानते कि हमें एक्चुअल में वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। दैट इज़ योर बैंड वैगन इफेक्ट। तो बैंड वैगन इफेक्ट में क्या देखा गया कि जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो, वो क्यों परचेज कर रहे हो? क्योंकि वो पॉपुलर है। क्यों क्यों परचेज कर रहे हो? क्योंकि वो पॉपुलर है। आईफोन क्या पॉपुलर है? हाँ, आईफोन तो बहुत ही पॉपुलर है। कहाँ, ये 50K से इसका प्राइस स्टार्ट हुआ था और अभी इसका प्राइस बढ़ बढ़ के 2 लाख तक चला गया है ना? मतलब ये पॉपुलर तो बहुत ही है। तो इसको हम लोग बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट वाइडली अडॉप्टेड, अभी मैक्सिमम लोगों के पास जो है आपका आईफोन अवेलेबल होता है। प्राइस भी इसका हाई होता है, हमने जैसे कि ऑब्जर्व किया है। बट आपको इसका ऑल मतलब इसका चाहिए, जरूरत है या नहीं, ये हम नहीं देखते। हम सिर्फ सिचुएशन को, मतलब हम जो है सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस सोशल सर्किल में जाना चाहते हैं, एंड जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है, आपका प्राइस का आप ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो बाइंग स्मार्टफोन्स। पहले जब आपका आईफोन नहीं था, तब सब जब आपका डब्बा वाला फोन था, है ना, डब्बा वाला फोन था, तब सभी को एंड्रॉइड का बहुत क्रेज था। जब एंड्रॉइड हो गया सबके पास, तो अब आप सभी को आईफोन का ज्यादा क्रेज है, आईफोन का ज्यादा क्रेज है ना? अच्छा, आप आई वन प्लस यूज करे, ओके ओके। ठीक है, तो हमने देखा कि क्यों हमें क्यों परचेज करना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास है इस वजह से मुझे परचेज करना है, मेरे पड़ोसी के पास है इस वजह से मुझे वो परचेज करना है। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? बैंड वैगन इफेक्ट हुआ, जिसमें हमने देखा कि प्राइस आपका स्मार्टफोन का हाई होता है, डेफिनेटली हाई होता है, पहले के टाइम में हाई होता था, है ना? फिर भी आप उसे परचेज करते हो। जैसे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे कौन खड़ा है? यहाँ पे है सूरज, है ना? सूरज के पास क्या है? आईफोन है, ओके, सूरज के पास आईफोन है, ठीक है, सूरज के पास आईफोन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लेडी भी सूरज से इन्फ्लुएंस होके आईफोन परचेज करने जा रही है, ये मैन भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सब अपना जो है लाइन पीछे पीछे सब लगा के सभी आईफोन परचेज करने जा रहे थे। ये कौन सा इफेक्ट हुआ? बैंड वैगन इफेक्ट हुआ, जिसमें आप देखोगे प्राइस की वजह से, प्राइस कितना भी हाई हो जाए, आपका डिमांड आपका हाई ही रहता है, हमेशा हाई ही रहता है। तो जिससे क्या होता है? आपका डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है। समझ गए? डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है, समझ गए? ठीक है, हो गया। आगे मूव करते हैं। अब हमने देखा जैसे एक बैंड वैगन इफेक्ट है, वैसे एक स्नॉब इफेक्ट भी है। मीन्स हम जैसे लोगों के लिए भी एक टर्म दिया है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में। ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए भी एक पर्सन ने टर्म दिया है, दैट इज स्नॉब इफेक्ट। ठीक है, जो कि आपका सूरज और शालिनी फॉलो कर रहे हैं, आई मस्ट से। क्यों भाई? आपका का स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है कि आप देखते हो कि जो दूसरे सब कर रहे हैं ना, दूसरे सब कर रहे हैं ना, लाइक जो बाकी सब कर रहा है ना, आप वो चीज नहीं फॉलो करोगे। मीन्स इसमें यूनिक को हम लोग ज्यादा बोल सकते हैं कि आप यूनिक पॉइंट को ज्यादा फॉलो करने को मानते हो। यहाँ पे हमने देखा कि स्नॉब इफेक्ट डिस्क्राइब करता है इंडिविजुअल का टू डिक्रीज और ऑल टुगेदर स्टॉप कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट दैट वंस हैव बिकम कॉमन। जो प्रोडक्ट कॉमन हो गया, लाइक सपोज आईफोन, आईफोन अब कॉमन हो गया है, तो ये क्या सोच रहे हैं? ये सूरज है, ओके, ये सूरज है। अब तो सूरज ने देखा कि आईफोन तो अब सभी के पास हो गया है, बट मैंने क्या देखा कि वन प्लस सभी के पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं वन प्लस लूंगा। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? स्नॉब इफेक्ट हो गया, जहां पे हम देखते हैं कि जो भी चीज कॉमन हो गया, जो भी चीज पॉपुलर हो गया, हम उसके पीछे नहीं भागते, हम अपना खुद का एक नया देखते हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसमें कि जो पॉपुलर हो गया है पॉपुलेशन के बीच में, हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। ये बिहेवियर आपका क्या शो करता है? एक्सक्लूसिविटी एंड यूनिकनेस पॉइंट को शो करता है, एंड ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। लाइक बैंड वैगन इफेक्ट में क्या देखा हमने कि एक जो चीज फॉलो कर रहा है, सभी उसको फॉलो
कर रहे हैं पीछे से, है ना। बट बैंड वैग स्नॉब इफेक्ट में क्या देखा हमने कि सभी तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हैं, बट क्या मुझे भी ये खरीदने की रिक्वायरमेंट है? क्या सब ये खरीद रहे हैं तो मैं ये नहीं खरीदूंगा, मैं दूसरी वाली खरीदूंगा, जैसे शालिनी ने नैनो परचेज किया था, राइट, नैनो परचेज किया था। हाँ, यूनिक लेना चाहते हैं, यस यस, डेफिनेटली। तो सभी कोई आजकल बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज यही परचेज करना चाहते हैं, बट शालिनी ने क्या परचेज किया था? नैनो परचेज किया था। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? ये स्नॉब इफेक्ट हुआ। कौन सा इफेक्ट हुआ? स्नॉब इफेक्ट। अब देखो, अब बैंड वैगन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट जो होता है, ये आपका पूरा सोसाइटी को लेके चलता है। इसमें जो बिहेवियर होता है किसी एक पर्सन का, वो दूसरे का ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बट स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट में आप वो चीज अवॉइड करते हो जो पॉपुलर हो चुका है। आपका कंजम्पशन उसको प्रोडक्ट का डिक्रीज हो जाता है जो दूसरे कंज्यूम करे या दूसरे यूज कर रहे हैं। यस मैम। जब सब कार कर लेंगे तो मैं साइकिल लूँ और सब साइकिल में, तो आप टांगा में जाओगे। और जब सब टांगा ले लेंगे तब आप पैदल चलना, है ना सूरज। जब सभी कोई टांगा ले लेंगे तब आप पैदल चलना। और वो भी नहीं होगा तो एक होता है ना टॉय, जो बच्चों का होता है, मैंने देखा है विलेज में, जिसको वो एक आगे एक व्हील लगा होता है, एक पीछे व्हील लगा होता है, आगे पकड़ पकड़ के चलते हैं। आप वो का परचेज कर लेना, आप स्नॉब इफेक्ट को पूरा इंडिकेट मतलब शो करोगे, है ना। तो बैंड वैगन इफेक्ट में हम क्राउड को फॉलो करते हैं, है ना, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और स्नॉब इफेक्ट में हम किसी भी यूनिक चीज को फॉलो करते हैं और जो कॉमन ट्रेंड होता है उसको अवॉइड करते हैं। बैंड वैगन में आप देख सकते हो हम सोसाइटी को एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी जो फॉलो कर रहा है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट स्नॉब में क्या होता है? हम सबसे अलग रहना चाहते हैं, ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है? डिमांड आपका इंक्रीज होता है जब आपका कोई भी ट्रेंड को फॉलो करता है सब। लेकिन आपका स्नॉब में क्या होता है? इसमें डिमांड जो होता है, डिमांड डिक्रीज हो जाता है और आप कंज्यूम करना उसे बंद कर देते हो। लाइक इसमें स्मार्टफोन लिखा, आप आईफोन भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड इसमें क्या लिखा? स्टॉप बाइंग अ ब्रांड, जो कि सबके पास है, जो कि एक कॉमन है, ठीक है। चलो, तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ, समझ में आया सभी को। तो हम देखेंगे एक बार लास्ट में कि हमारा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किस किस केस में होता है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किस किस केस में होता है? लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। हमने क्या देखा? सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या देखा? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट, जिसमें हम लोग लग्जरी गुड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लग्जरी गुड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने स्टेटस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट में हमने देखा वो गिफन गुड। गिफन गुड, गिफन गुड क्या है? गिफन गुड आर लाइक इंफीरियर गुड, लेकिन वो इंफीरियर गुड से ज्यादा क्वालिटी में होता है। जैसे कि बाजरा हो गया, बाजरा हो गया। इसमें भी हमने देखा कि आपका जब प्राइस हाई होता है तब आपका क्वांटिटी डिमांड भी हाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा है उसके बाद आपका व्हाट वाज दैट, हाँ, गिफन गुड हो गया। एंड नेक्स्ट वाज बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट को हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि आपका प्राइस मैटर नहीं करता है, आपका जो सब फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड में है आप भी उसको फॉलो करते हो। लाइक आप इसमें एग्जाम्पल में आईफोन लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज दैट कि हमने देखा स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट क्या है? स्नॉब इफेक्ट जो सूरज फॉलो कर रहे हैं, है ना, जो आपका यूनिक को शो करता है, यूनिकनेस को शो करता है। लाइक सूरज के जब सभी के पास कार हो जाएगा तो सूरज साइकिल चलाएंगे, और जब सभी के पास साइकिल होगा तब सूरज टांगा चलाएंगे, और जब सभी के पास टांगा हो जाएगा तब सूरज वो बच्चे वाले साइकिल चलाएंगे। हाँ, यस। नेक्स्ट हमने देखा, ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था? ओ लेट मी रिमेम्बर। स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, गिफन गुड और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। हाँ, इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी के केस में भी आपका डिमांड जो है हाई होता है, प्राइस को आप नहीं देखते हो। लाइक इन केस ऑफ वॉर हो गया, कोविड हो गया, है ना, कोविड हो गया। और एक था हाईली एसेंशियल गुड। क्या था? हाईली एसेंशियल गुड, हाईली एसेंशियल गुड्स, जैसे कि हो गया आपका मेडिसिन। क्या हो गया? जैसे कि हो गया आपका मेडिसिन, है ना। आपको जितना क्वांटिटी का चाहिए उतना ही लोगे, आपका प्राइस से आपका डिमांड पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। टांगा क्या होता है मैम? ओके, लेट मी शो यू। TANGA, ये देखो, ये होता है टांगा। कैन यू सी? ये देखो,
दिस इज टांगल। समझे शालिनी? ओके, नाउ मूविंग अहेड। हमने देखा ये सारे पॉइंट्स हाईली एसेंशियल। हाँ, वो जो हॉर्स को खींचता है, एंड यहाँ होता है ना लाइक इट्स लाइक टू व्हील, यहाँ पे दो व्हील होता है, एक हॉर्स होता है जो इसको खींचता है। गांव वगैरह में इसको ज़्यादा देखा जाता है। हाँ, समझ गए ना? गुड मॉर्निंग रिया, वेलकम टू द क्लास। आई एम वेरी गुड, व्हाट अबाउट यू? You're also good, very good। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स देखे जो लॉ ऑफ डिमांड में आपका इफेक्ट नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। आपका प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट नहीं होने वाला है, जो जरूरी है हम वो परचेज करेंगे ही, इट्स नथिंग गोइंग टू चेंज, है ना? अब देखो, कभी भी सोचा है कि ये डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों जाता है, या फिर डिमांड कर्व फॉल क्यों होता है, या फिर क्या ये हमेशा स्लोप डाउनवर्ड्स ही क्यों होता है मैक्सिमम टाइम? कभी भी ये सोचा है? क्या इसका भी कुछ रीजन है कि वाई मोर ऑफ गुड इट्स परचेज जब आपका प्राइस कम होता है? आपका ज्यादा गुड्स कब परचेज, मतलब जब प्राइस गिर रहा है तब आपका किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो हाई क्यों हो जाता है? कभी कभी भी सोचा है क्या इसके बारे में? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप ये बताओ मुझे, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोप? तो कभी भी ऐसा सोचा है क्यों होता है? इसका भी कुछ कुछ रीजन है जिसको अभी हम लोग देखेंगे क्या रीजन है। ठीक है सूरज, दिस इज यू। ओके, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। शालिनी, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या रीजन है कि आपका डिमांड कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है, नीचे की तरफ जाता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। तो आप क्या यहाँ लिखोगे कि डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड क्यों होता है, डाउनवर्ड क्यों होता है, एज वेल एज आपका जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड क्यों डिक्रीज होता है? इसका भी कुछ रीजन है जो हम लोग अभी सीखेंगे। दी, आपको पता, मैं आज नेट साइकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट देखी, उसमें ना बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड जैनिज्म के बारे में देख रखा था, जो कि ईस्टर्न साइकोलॉजी का पार्ट था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग डिमांड कर्व के बारे में देखेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस जो होता है इसकी वजह से आपका क्यों फ्लक्चुएट होता है। वी विल सी दिस राइट नाउ। तो अब देखो, जो ये डिमांड कर्व है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है, तो इसको हम लोग डीएमयू भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या दिखाया जाता है कि कोई भी पर्सन किसी भी गुड को कंज्यूम ज्यादा करता है जब उनको एडिशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जाता है, या एडिशनल यूनिट उनका जब डिक्रीज होता है। आपका हर यूटिलिटी मीन्स यूनिट में से जब एडिशनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर आपको ज़्यादा पे या विलिंग टू पे लेस फॉर ईच एडिशनल यूनिट एज दे हैव ऑलरेडी इनफ प्रोडक्ट टू satisfy their need. Consequently, more for consumer to buy more of product, the price must decrease to compensate for a decreasing marginal utility. अब आप बोलोगे मे बी इसीलिए कि मार्केट में जितना रिक्वायरमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसका डिमांड डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है रीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? गायब, कम जो होता है, डिक्रीज होता है। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। एंड यूटिलिटी मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे मैं एक एक वर्ड का मीनिंग लिख रही हूँ। लॉ ऑफ तो ठीक है, डिमिनिशिंग मतलब क्या हुआ? वैनिश, वैनिश, गायब होना। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल। एंड यूटिलिटी मतलब क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन। क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन, है ना? तो मतलब क्या है कि आपका सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है जब आपको एडिशनल यूनिट दिया जा रहा है, तब कम हो रहा है, ठीक है। मतलब मान लो शालिनी, आपको सबसे ज्यादा मैगी पसंद है, मैगी पसंद है, राइट? तो मैं मान लो आपको आफ्टर वन वीक आपको मैं वन वन कप देती हूँ मैगी का, ठीक है, वन कप देती हूँ मैगी का। तो आप क्या उसको कंज्यूम करोगे एंड आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होगे या कम सेटिस्फाइड होगे? ये बताओ मुझे। आपको मैं आफ्टर वन वीक एक कप मतलब वो बड़ा वाला जो कप होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। आपको मैंने मैगी प्रोवाइड किया वन कप।
आफ्टर अ वीक ठीक है, तो आप उस मैगी को खाने के बाद सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगे या कम होगे? आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगे, मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ हाईली सेटिस्फाइड। बट मैं आपको सेम, आपको फिर इसको एंड करने के बाद फिर मैं आपको 2 कप दे रही हूँ मैगी का, 2 कप दे रही हूँ, तब भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल आई होप सेम ही रहेगा, है ना, सेम ही रहेगा, उतना फ्लक्चुएट नहीं होगा, राइट। फिर मैं आपको 2 कप एंड करने के बाद जब आपको फिर से 3 कप और दे रही हूँ, मतलब ऐड करते जा रही हूँ, इसमें एक ऐड किया, फिर आपका 2 था, फिर इसमें एक ऐड किया, तो 3 हुआ, है ना। तब अब क्या, अब आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आपने थोड़ा सोचा कि चलो मैम ने बनाया है इतना मेहनत से, मैं और खा लेती हूँ, तो मैंने आपको जब 4 कप 4 कप और दिया, तो फिर आपने क्या किया, इसको बोला ठीक है मैम मैं ये खा लेती हूँ, बट अब नहीं, अब नहीं, क्योंकि मेरा जो है पेट टमी इज फुल, है ना। बट मैं आपको और ला के दे रही हूँ, और ला के दे रही हूँ, और 1 कप मैंने बढ़ा दिया, मतलब ये हो गया आपका 5 कप हो गया। तब आप क्या बोलेंगे, मैम अब मुझे वॉमिट हो जाएगा, प्लीज अब मुझे मत दो, है ना। सेटिस्फैक्शन फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाएगा। तो क्या आप देख रहे हो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपका जब हर एक एडिशनल यूनिट यहाँ एक एडिशनल यूनिट हुआ, फिर यहाँ एक एडिशनल यूनिट हुआ, फिर यहाँ एक एडिशनल यूनिट हुआ, फिर यहाँ एक एडिशनल यूनिट हुआ, जिसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं। तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के बाद आपका जो है सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया, कम हो गया। सेम लेवल में अब मैं यहाँ पे लाती हूँ जलेबी वाले भैया को, दैट मीन्स सूरज को, ठीक है, सूरज को। सूरज ने क्या किया, सूरज की शॉप पे गई आप शालिनी, ठीक है, शालिनी सूरज की शॉप पे गई, और शालिनी को बहुत मन हुआ कि आज जलेबी खाया जाए, कुछ मीठा खाया जाए, ठीक है। तो शालिनी ने सूरज को बोला, सूरज की जलेबी इज रेडी, है ना, जलेबी इज रेडी। तो सूरज ने इनको क्या किया, पहले इनको 5 रुपीज में, 5 रुपीज में एक जलेबी ऑफर किया, ठीक है। सेम होता है जब मम्मी लोग खाने के बाद और खाने के लिए जबरदस्ती करती है, अच्छा अच्छा मैगी से मन मन भर जाएगा, राइट राइट। तो यहाँ पे देखो, आपको सूरज ने 5 रुपीज में एक जलेबी ऑफर किया, आप यहाँ बहुत सेटिस्फाइड हो, यू आर हैप्पी, है ना, कि चलो ठीक है। इसके बाद सूरज ने फिर आपको 5 रुपीज में आपको एक और दिया, मतलब टोटल आपका 2 जलेबी हो गया, मतलब यू आर वेरी हैप्पी, है ना। फिर इसके बाद सूरज ने क्या बोला, ठीक है मैं आपको अब 4 रुपीज में देता हूँ, आप एक और खा लो, मतलब टोटल 3 हो गया। आप इसमें भी खुश हो गए कि चलो अच्छा है मुझे और मिल गया, वो भी कम दाम में मिल रहा है, आपने खा लिया। फिर सूरज ने आपको 3 रुपीज में दिया एक और जलेबी, मतलब टोटल कितना हो गया, 4 जलेबी आपने खाया, तो आपका मन बहुत मीठा हो गया, आप बोले नहीं नहीं अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगी मैं सूरज, अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं खाऊंगी। बट सूरज ने क्या बोला, नहीं नहीं आप खा लो दीदी, आप खा सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है मैं अब 2 रुपीज में दूंगा और आपको एक और जलेबी देता हूँ, दैट इज 5 जलेबी हो गया। फिर आप क्या बोलोगे, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, सूरज से आपका झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगी मुझे और मत दो, है ना। सूरज ने क्या बोला कि नहीं नहीं ठीक है अब मैं आपको 1 रुपीज में 1 जलेबी दे रहा हूँ, तब आप क्या बोलोगे, सूरज डू वन थिंग, मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको 5 रुपीज दे रही हूँ, और ये आप 5 रुपीज भी रखो और अपनी जलेबी भी रखो, और इसके बाद आपका जो यूटिलिटी होगा, आपका जो सेटिस्फैक्शन क्या होगा, नेगेटिव में बदल जाएगा, समझे, नेगेटिव में बदल जाएगा, समझे। तो ये क्या हुआ कि हर एक एडिशनल यूनिट के साथ आपका जो एडिशनल यूनिट बढ़ते जा रहा है प्रोडक्ट का, इसके साथ साथ आपका जो है ये सेटिस्फैक्शन लेवल भी देख रहे हो, कहाँ गया सेटिस्फैक्शन लेवल, नेगेटिव में गया। जलेबी उठा के मेरे मुंह पे मारेगी। है ना, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, नेगेटिव में जा रहा है अब। और ये आप 1 रुपीज में भी दे रहे हो तो भी शालिनी रेडी नहीं है खाने को, नाउ से इज एंग्री, और अब ये खाने को रेडी नहीं है। तो ये क्या शो करता है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कोई भी पर्सन ज्यादा कंज्यूम करता है जब उनका सेटिस्फैक्शन लाइक उनको आप एडिशनल यूनिट दे रहे हो, लाइक यहाँ पे जब इनको एडिशनल यूनिट यहाँ दिया गया तब सी वॉज हैप्पी, एक और दिया गया कम प्राइस में तब भी वो खुश थी, बट एक और जब प्रोवाइड किया गया, मतलब जब 4 जलेबी प्रोवाइड किया, देन शी वॉज नॉट हैप्पी,
शी वॉज नॉट हैप्पी, राइट, तब वो खुश नहीं थी। तो ये क्या शो करता है, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका पार्ट था, दैट इज अ पार्ट ऑफ आपका जो डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है वो। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब हमने पढ़ा है ना कि डिमांड कर्व जैसे कि यहाँ नेगेटिव में जा रहा है, कैन यू से इनका जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, दैट इज गोइंग इन नेगेटिव, तो आपका ये नेगेटिव भी हो जाता है। अब देखो इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट की वजह से भी आपका डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एज वेल एज फॉल, मतलब नीचे की तरफ जाता है। अब इनकम इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, आपका जब क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है किसी सर्विस की वजह से, आई मीन गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, ठीक है, आपका जब क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है गुड्स के लिए, मान लो जलेबी के लिए ही आपका क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ जलेबी, देन आपका क्या होता है, रियल इनकम परचेजिंग पावर दिखता है। जब इसका प्राइस प्राइस ठीक है, व्हेन द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब जब आपका प्राइस जलेबी का कम हो जाएगा, ठीक है, तब आप ज्यादा जलेबी परचेज करना चाहोगे। आपको मान लो शालिनी, आपको 1 वीक के बाद नहीं, आपको 1 मंथ के बाद फिर से आप जा रहे हो इनका दुकान, सूरज का दुकान। मैम जैसे मेरा सैलरी 1 CR से 20 का हो गया था, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, आपको अच्छा से याद है, ठीक है ठीक है। तो हमने देखा इनकम इफेक्ट में शालिनी का क्या हो रहा है, बट जब शालिनी ने देखा कि सूरज ने अब जलेबी का प्राइस कम करके 4 रुपीज रख दिया है, मतलब क्या हो रहा है कि इनका प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो प्राइस भी 4 रुपीज हो गया, और आप क्या कर रहे हो, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने, प्राइस आपका डिक्रीज हो गया मतलब 4 रुपीज हो गया है ना, 4 रुपीज हो गया। यहाँ देख सकते हो कंज्यूमर रियल इनकम कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस, आपका रियल इनकम कब शो होता है, रियल इनकम कब शो होता है, मतलब परचेजिंग पावर कब आप दिखाते हो, जब आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है डिक्रीज होता है, जब आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब शालिनी अपना परचेजिंग पावर दिखाएंगी, क्या शो करके, सूरज का पूरा जलेबी का शॉप बाय करके अपना परचेजिंग पावर दिखाएगी, है ना। सूरज का अपना परचेजिंग पावर शालिनी तब शो करेंगी जब सूरज ने प्रोडक्ट का प्राइस कम किया, और तब शालिनी का रियल परचेजिंग पावर जाग गया, और उन्होंने पूरा पूरा शॉप ही परचेज कर लिया, मीन्स क्वांटिटी डिमांड हाई हो गया। तो प्रोडक्ट का जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड हमारा हाई हो गया, जिसकी वजह से भी हमारा डाउनवर्ड होता है डिमांड को, एज वेल एज वो नीचे की तरफ जाता है। क्लियर है, इनकम इफेक्ट की वजह से। अब देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में, सब्सटीट्यूशन से ही आप समझ सकते हो ये कुछ आपका सब्सटीट्यूट गुड्स से रिलेटेड होगा। अब जैसे कि क्या हुआ सब्सटीट्यूट गुड्स में, एक जगह है हमारा जलेबी, और एक तरफ है हमारा, दिस इज व्हाट, रसगुल्ला, रसगुल्ला, ओके, दिस इज व्हाट, रसगुल्ला, ऐसा तो नहीं होता है रसगुल्ला, ओके, लेट मी राइट द नेम ओनली, दिस इज रसगुल्ला, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये हमारा सब्सटीट्यूट है, क्योंकि दोनों ही मीठा होता है, राइट, सब्सटीट्यूट में हम लोग ले सकते हैं सूरज के हाथ से गया जलेबी की शॉप भी, यस यस, है ना। ये आपका सब्सटीट्यूट गुड्स हो सकता है, लाइक आपका जलेबी एंड योर रसगुल्ला, है ना, क्योंकि बोथ आर स्वीट, बोथ आर स्वीट, है ना। तो आप क्या करते हो, इसमें भी आपका डिमांड जो होता है ना, डिमांड जो होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, क्यों, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सब्सटीट्यूट गुड्स की वजह से भी डाउनवर्ड होता है, ओके, गुलाब जामुन, ओके, लेट मी राइट गुलाब जामुन, ठीक है, लेट मी राइट गुलाब जामुन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है कि जब आपका जलेबी का प्राइस 5 रुपीज से बढ़ के 10 रुपीज हो जा रहा है, जब तक 5 रुपीज था तब तक तो ठीक था, शालिनी भी बहुत सारे जलेबी इंजॉय किया, लाइक 15 जलेबी इन अ डे शी यूज टू ईट, इन अ डे, इन अ डे आई एम सेइंग, मतलब इन 24 आवर, ठीक है। बट जब सूरज ने क्या किया, इसका प्राइस बढ़ा के 10 रुपीज कर दिया, 10 रुपीज कर दिया, तब क्या हो रहा है, शालिनी अब दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट करेंगी, दैट इज गुलाब जामुन पे शिफ्ट करेंगी, और अब ये परचेज करना शुरू करेगी, ये ईट करना शुरू करेंगी, राइट। तो ये तो आपका हुआ कि क्वांटिटी डिमांड आपका दूसरा का बढ़ रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस गुड, क्या इसका क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है, yes, इसका क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट,
इसका मतलब है कि जब आप सब्स्टिट्यूट गुड्स में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रहे हो तो उसका क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व डाउनफॉल हो जा रहा है। क्या हो रहा है? डाउनफॉल हो जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दैट्स गुड, बट व्हाट अबाउट दिस गुड? इसका तो कम हो रहा है ना क्वांटिटी डिमांड। तो इस वजह से भी आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम देख सकते हैं कि आपका क्वांटिटी डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट का चेंज होता है, क्योंकि आपका जो रिलेटिव प्राइस है उसका वो भी चेंज हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। जब आपका प्राइस प्रोडक्ट का गिर जाता है, ठीक है, तब आप देखोगे कि आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंज्यूमर में चूज टू सब्स्टिट्यूट द गुड्स विच इज चीपर नाउ। चीपर कौन था? आप मान लो ये आप 5 रुपीज में मिल रहा था, तो जब ये 10 रुपीज का हुआ तो उस कंपैरिजन में ये आपका चीप हुआ, तो आपको ये सब परचेज करने लगी शालिनी। अब इन्होंने इसका क्वांटिटी डिमांड जो है कम कर दिया, तो दैट इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। जहां पे हमने देखा कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे रहे हो तो इससे क्या हो रहा है? दूसरा जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड है उसका आपका डिमांड बढ़ जा रहा है, लेकिन आपका सेम जो इस गुड का आपने प्रोडक्ट बढ़ाया है उसका क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीजिंग, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर तो कल हमने बहुत अच्छा से पढ़ा था। तो देखो, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिरता है, कम होता है, तो ये आपका ज्यादा कंज्यूमर्स इसको अफोर्ड करने लगते हैं, ज्यादा कंज्यूमर बाय करने लगते हैं। लाइक सपोज अब इसी जलेबी का, सेम जलेबी की बात पे आते हैं, जब इसका दाम 10 रुपया था, अब सूरज ने क्या किया, इसका दाम कर दिया 2 रुपीज पर जलेबी। हाँ, एक्सेप्शन के केस में डिमांड कर्व जो है अपवर्ड होता है, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, क्यों हमेशा वो नीचे की तरफ जाता है, वो हम पढ़ रहे हैं। अब सूरज ने क्या किया, पर जलेबी पहले क्या था आपका 10 रुपीज था पर पीस, है ना। अब क्या किया, अब ना इसका प्राइस को कम करके इन्होंने 2 रुपीज कर दिया। तो जहां पहले इसको सिर्फ शालिनी ही एक परचेज करती थी, अब इसको 2 रुपीज में शालिनी भी परचेज करेगी, रिया भी परचेज करेगी, बबीता, अंकिता, नेहा, शालिनी, सूरज के भाई बहन सब परचेज कर लेंगे। तो क्या कंज्यूमर के वजह से, कंज्यूमर के साइज की वजह से, कस्टमर का साइज की वजह से इनका क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना। तो साइज की वजह से आपका, जिसमें आपका प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो प्ले करता है, क्योंकि प्राइस की वजह से ही इतने सारे कस्टमर अट्रैक्ट हुए ना। तो अल्टीमेटली साइज है जो कि कंज्यूमर का हम लोग देखेंगे, उससे भी आपका क्वांटिटी डिमांड इफेक्ट होता है। आपका जब प्राइस कम होता है तो कस्टमर इसको ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये सारे कस्टमर जलेबी बाय करना और जलेबी इंजॉय करना अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो आपका देखेंगे यहाँ पे कि जिससे आपका नया कस्टमर भी इंक्रीज होता है, और जो कस्टमर नहीं खरीद सकते थे पहले, जैसे कि शालिनी 10 रुपीज में अगर नहीं परचेज कर सकती थी, नहीं परचेज करना चाहती थी हायर प्राइस में, तो हमने देखा कि साइज जो है कंज्यूमर ग्रुप का, इससे आपका कॉमोडिटी का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है, और इससे आपका डिमांड अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। यस, इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा साइज ऑफ कंज्यूमर था। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस। अब जैसे कि देखो, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट नहीं, मिल्क, मिल्क का कितना सारा यूज होता है ना, और जब परमानेंट कस्टमर हो जाएंगे तो प्राइस इंक्रीज कर देंगे। यस यस, यही स्ट्रैटेजी यूज करते हो ना। तो देखो, मिल्क का कितना सारा यूजेस है ना, लाइक मिल्क आपका कर्ड बनाने को यूज होता है, स्वीट्स बनाने को यूज होता है, और क्या होता है, केक बनाने को यूज होता है, और स्वीट कर्ड्स, और क्या, मतलब इसका मल्टीपल यूजेस है, हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, घी बनाने को यूज होता है, मल्टीपर्पस यूज है इसका, है ना। मल्टीपर्पस मतलब एक से ज्यादा चीज, एक ही प्रोडक्ट से हम लोग इतना कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतना कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, जब किसी एक प्रोडक्ट का बहुत सारा यूजेस होता है ना, उसका अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मिल्क की बात कर रहे हैं, तो मिल्क का प्राइस जब डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, आपका इसका
यूज बढ़ जाएगा, यूज बढ़ जाएगा। लाइक सपोज जब जब क्या होगा, मिल्क का प्राइस कम हो जाएगा तो शालिनी क्या करेंगी, शालिनी को जब पता चलेगा कि मिल्क पहले 19 रुपीज में मिलता था और अब सिर्फ 9 रुपीज में मिल रहा है, तो शालिनी रोज इसका कर्ड बनाएंगी, रोज इसका मिठाई बनाएंगी, रोज इसका केक बनाएंगी, है ना, क्योंकि अभी कम प्राइस हुआ है, 9 रुपीज हो गया, पता नहीं कब इसको प्रोड्यूसर फिर से बढ़ा दे, है ना, कब इसको फिर से बढ़ा दे। इस वजह से इस ड्यूरेशन में शालिनी पूरा मिल्क का यूज जो है, मिल्क का यूज जो है करेंगी और पूरा इसका एडवांटेज उठाएंगी, है ना, जिससे क्या होगा, आपका प्राइस जब कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा डिफरेंट यूज जब होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और जब उसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और उसे अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि जब मिल्क का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तब क्या करेंगी शालिनी, इसका कर्ड बनाएंगी, चीज बनाएंगी, बटर बनाएंगी, डेयरी प्रोडक्ट, है ना, जिससे आपका अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल डिमांड में। और जब यही मिल्क का प्राइस मान लो 29 हो गया, 69 हो गया, 99 हो गया, तब सिर्फ एक ही चीज खाना है, दैट इज दही, दैट इज एनफ, है ना। स्वीट्स का ठीक है, हम लोग सूरज के शॉप से खरीद लेंगे 5 रुपीज में स्वीट्स। केक का ठीक है, 10 रुपीज से हम लोग बेकरी से परचेज कर सकते हैं। अभी बस मिल्क का एक ही चीज बनाओ, दैट इज कर्ड, एंड एक ही प्रोडक्ट एक ही खरीदो, वही आपका दैट इज एनफ, है ना। सो ये सारे हमने पॉइंट देखे जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व, दिस दीज ऑल आर द रीजन ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व टू स्लो डाउनवर्ड, है ना। डाउनवर्ड क्यों होता है, या फिर इसका जो स्लोप होता है ये फॉलिंग क्यों होता है, क्या क्या रीजन हमने देखा। सबसे पहला रीजन हमने देखा था क्या, दैट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। सेकेंड हमने क्या देखा, नंबर ऑफ कंज्यूमर की वजह से भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, थर्ड में हमने देखा कि मल्टीपल यूजेस, मतलब मेनी डिफरेंट यूजेस की वजह से भी, अगर किसी एक प्रोडक्ट का अलग अलग यूजेस है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। फोर्थ में हमने देखा, दैट वाज, ओके लेट मी गो बैक, डिफरेंट यूजेस, साइज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिखा है क्या, हाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिख दे रही हूँ। हाँ इनकम भी, वेरी गुड सूरज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी होता है, इनकम इफेक्ट की वजह से भी होता है। हो गया ना, इतना ही था शायद, मुझे जहां तक लग रहा है। इनकम इफेक्ट, और कुछ था क्या, इनकम इफेक्ट, हाँ लॉक, इतना ही था, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व जो है ये डाउनवर्ड जाता है, मतलब इस तरीके से होता है, नीचे की तरफ मूव हो रहा है, ये डाउनवर्ड हो रहा है ना, डाउन जा रहा है, एज वेल एज ये गिर रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक, दैट्स व्हाई इट्स इज डाउनवर्ड। मैम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि डाउनवर्ड क्यों है, अपवर्ड क्यों है, पूछ सकते हैं आपसे, आपको बस ये सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करने को बोला जा सकता है। तो जो मैंने 5 पॉइंट्स दिया है ना, इसमें से कोई भी रहेगा, आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो हमारा डिमांड अभी के लिए हमारा ओवर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई। सप्लाई, अच्छा मुझे बताओ सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, सप्लाई कौन करेंगे, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। शालिनी हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे, डोंट वरी, तब आपको आपका कॉन्सेप्ट लगाने को पूछा जाएगा, ठीक है, तब आपको आपका कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, ठीक है, अब याद रहेगा ना, वेरी गुड। ये बताओ मुझे, सप्लाई दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग सप्लाई में प्रोड्यूसर को ज्यादा महत्व देंगे ना, वेरी गुड, मतलब ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड है ना, सप्लाई आपका प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, राइट, ओके ओके। लेट मी सी, कुछ बचा तो नहीं है आपको डिमांड में बताने को, ठीक है, स्नॉब इफेक्ट डाल दिया, ओके, कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन हो गया है, ओके ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि सप्लाई जो है ये हमेशा ही आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि आपका जो डिमांड कर्व होता है दैट इज लाइक दिस, मतलब ये नीचे की तरफ जाता है, लेकिन अब जब सप्लाई की बात करेंगे ना तो सप्लाई विल बी लाइक दिस,
सप्लाई विल बी लाइक दिस, सप्लाई एस लिख रही हूँ, ठीक है, सप्लाई विल बी लाइक दिस, ठीक है, ओके, दिस इज योर सप्लाई कर्व। आप जहां नोटबुक में सप्लाई लिखोगे वहां ये सप्लाई का आप कर्व बना लीजिएगा। अब देखो, कैन यू सी सप्लाई कर्व, इट्स लाइक दिस, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है ना, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सप्लाई कर्व, ठीक है। अब देखो, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का मतलब हुआ क्वांटिटी, किसका क्वांटिटी, गुड्स या सर्विसेज का, गुड्स या सर्विसेज मतलब जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे सूरज जलेबी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चर करते हैं जलेबी, है ना, और जैसे शालिनी, शालिनी का मैगी का मैन्युफैक्चरिंग होता था, है ना, कंपनी में, तो ये क्या होगा, ये इनका सप्लाई करेगी। हाँ, वो वाला भी करेंगे, वो वाला थोड़ा टाइम बाद करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, वो वाला भी करना है हमें। इन इलास्टिक, इलास्टिक बोल रहे हो ना आप शालिनी, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, है ना, वो वाला भी वी विल डू। आप चाहो तो उसके लिए 2 पेज छोड़ सकते हो, सो दैट आपका साथ में रहेगा, ठीक है। अभी देखो, हमने क्या देखा, सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर रेडी है आपको देने के लिए, सेल पर्पस के लिए, ठीक है, सेल पर्पस के लिए अलग अलग प्राइस में, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जिसको हम लोग सप्लाई बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सप्लाई बोल सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रोड्यूसर का जो है, प्रोड्यूसर मार्केट में जितना प्रोडक्ट देना चाहते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोड्यूसर साइड ऑफ मार्केट इक्वेशन, एंड इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज प्रोडक्शन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, इनपुट प्राइस एंड प्रोड्यूसर प्रॉफिट मोटिव। मतलब मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि सप्लाई का मतलब हुआ कि सूरज जो जलेबी सेल करना चाहते हैं वो 10 रुपीज में देना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है, कस्टमर को ऑफर करना चाहते हैं फॉर 1 डे, एक दिन के लिए ना, 2 दिन में तो रखोगे तब तो खराब भी हो जाएगा ना, तो खराब चीज तो आप कस्टमर को नहीं दे सकते, वरना कस्टमर फिर आपकी क्लास लगा देगा, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप कितना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो कस्टमर को ड्यूरेशन के लिए, एक दिन या फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड, जिसमें आपको कस्टमर भी 10 रुपीज पे करने को रेडी है, 10 रुपीज भी पे करने को रेडी है, दैट इज योर सप्लाई। इसमें क्वांटिटी हम देखते हैं गुड्स या सर्विसेज का जो प्रोड्यूसर देने को रेडी है, ऑफर करने को रेडी है, किसको, कस्टमर को, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, है ना, जिसको कस्टमर भी पे करने को रेडी है, दैट इज योर सप्लाई। अब देखो, कंज्यूमर सप्लाई क्या होता है, कंज्यूमर का सप्लाई क्या होता है, सप्लाई नहीं सॉरी, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, आप देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस को भी हम लोग सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। कंज्यूमर सरप्लस मतलब इसमें कंज्यूमर का कुछ ज्यादा होगा, सरप्लस कुछ ज्यादा, अब वो क्या होगा देखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जहां पे कोई भी पर्सन ज्यादा परचेज गेन कर रहा है देन कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या हुआ, देखो कंज्यूमर सरप्लस को हम लोग समझ सकते हैं कि ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लेट मी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, तो हम लोग कंज्यूमर सरप्लस समझ रहे थे, हमने समझा कि अभी हमें कंज्यूमर सरप्लस देखना है, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अब देखो, दिस इज योर डायग्राम, है ना। अब देखो, ये आपका क्या है, ये आपका प्राइस सेक्शन है, दिस इज योर प्राइस सेक्शन एंड दिस इज योर डिमांड सेक्शन, ठीक है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे आपका डिमांड मैं दिखा रही हूँ, वाई एक्सिस पे मैं प्राइस दिखा रही हूँ, ये आपका जीरो है, इतना समझ में आया। हाँ, सप्लाई लेस डिमांड मोड। अब देखो, हमने क्या देखा कि एक प्रोडक्ट को हमने इस प्राइस लाइक 50 प्राइस पे हमने प्रोडक्ट को मार्केट में दिया, ठीक है, तो उसका डिमांड इज इतना, दैट मीन्स डिमांड आपका इतना आया, ठीक है। बट अभी जैसे कि सेम प्रोडक्ट का लाइक सपोज अगर हम सेम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के इसको कर देते हैं लाइक 90 रुपीज, 90 रुपीज, तब इसका डिमांड कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक भी इसका डिमांड बढ़ने को तैयार है। दैट मीन्स क्या हमारा डिमांड कर्व विल बी लाइक दिस, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हो, इतना हो सकता है, मतलब 90 रुपीज में भी कस्टमर डिमांड करने को रेडी है, ठीक है, 90 रुपीज में भी आपका डिमांड आ रहा है, तो क्या ये देख सकते हो कि आपका डिमांड कर्व ऐसे जा रहा है, ये डायग्राम समझ में आया। मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस में क्या देखते हैं हम लोग, डिफरेंस देखते हैं, किसका डिफरेंस, किसका डिफरेंस, जितना कंज्यूमर, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस, प्राइस मतलब ये दोनों प्राइस के बीच में डिफरेंस देखते हैं, दैट कंज्यूमर इज रेडी टू पे,
कंज्यूमर इज रेडी टू पे मतलब एक जलेबी है, ठीक है, इसका प्राइस सूरज ने जब 50 रुपीज रखा फिर भी आपको डिमांड आ रहा था इसका, एंड जब आपने 90 रुपीज भी रखा ना सूरज, तो भी आपको कस्टमर वो भी पे करने को रेडी है बिकॉज ऑफ योर टेस्ट या जो भी रीजन है, ठीक है, हमें रीजन पे फोकस नहीं करना है, बट हम देख सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर जो है वो एक्स्ट्रा मनी भी पे करने को रेडी है, सो दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आया? समझ में आया, ये आपका डिमांड था, ठीक है, कंज्यूमर जो है इस प्राइस में भी आपका पे करने को रेडी है, दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। तो आप लिख सकते हो डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस, बिटवीन द प्राइस दैट दैट कंज्यूमर पे, ठीक है, कंज्यूमर पे एंड द प्राइस दे आर विलिंग टू पे, दे आर willing to pay, willing to pay। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक सपोज कि अब सूरज ने ना, मान लो, लेट सपोज क्या हो रहा है, ओके मैं फिर से इसको समझा रही एक और एग्जांपल से, शायद इससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। मान लो सूरज का शॉप है, इस पे शालिनी गई परचेज करने, ठीक है, सूरज ने देखा कि शालिनी जो है ना, शालिनी ये थोड़ा, मैम कंज्यूमर सरप्लस में तो कंज्यूमर का फायदा होगा ना, हाँ तो कंज्यूमर का फायदा हो रहा है ना, कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर का फायदा तो हो रहा है ना, उनको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, जितना भी प्राइस में उनको दिया जा रहा है वो तो रेडी है पे करने के लिए। तो जब टेस्ट अच्छा होगा, आई मीन क्वालिटी अच्छा होगा, तभी वो पे करने को रेडी है ना। आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं रही हूँ। तो कंज्यूमर इसमें ज्यादा पे करने के लिए क्यों रेडी है? बिकॉज ऑफ टेस्ट, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। यही पूछ रहे हो? एक मिनट रुको। अच्छा एक मिनट रुको। ठीक है, समझ गए। कंज्यूमर इज रेडी टू पे मोर, इसमें कंज्यूमर ज़्यादा पे करने को रेडी है। लाइक सपोज आप इससे भी समझ सकते हो, दिस इज यू शालिनी एंड दिस इज सूरज, ठीक है, शालिनी आपको सूरज ने बोला, मैम ऐसा बोल सकते हैं क्या हम कि नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा है तो सप्लाई कम हो, तो लोग उसको हाई कॉस्ट देकर भी लेने को रेडी है, जिससे प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। वेरी गुड, हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो कंज्यूमर सरप्लस में देखो क्या हो रहा है ना, मैं बता रही हूँ, अभी देखो, अभी मैं समझ गई आप लोगों का डाउट क्या है, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है, जब मार्केट में सूरज ने जलेबी दिया 50 रुपीज करके, डिमांड बढ़ी, इसका टेस्ट की वजह से डिमांड बढ़ गया इसका, ठीक है, तो इन्होंने 50 रुपीज में जब मार्केट में डाला इन्होंने, तो 50 रुपीज में इनका डिमांड यहाँ तक पहुंच रहा है, मतलब डिमांड जो है बढ़ रहा है। तो बढ़ती हुई डिमांड को देखकर सूरज ने क्या सोचा कि अब मैं थोड़ा ज्यादा सप्लाई करूंगा, और जब मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा तब मैं इसका रेट भी हाई चार्ज करूंगा, मतलब अब 90 रुपीज में चार्ज करूंगा, ठीक है, 90 रुपीज चार्ज करूंगा। तो जब 90 रुपीज भी इनके कस्टमर जो है इनको पे करने को रेडी है, मतलब 90 रुपीज में भी इनका डिमांड बढ़ रहा है, तो शालिनी आप 90 रुपीज में भी परचेज कर रहे हो, दैट इज कस्टमर सरप्लस, मतलब सूरज को जो है ज्यादा सप्लाई करना पड़ रहा है और इसकी वजह से इन्होंने सेम प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा दिया, तो कस्टमर ज्यादा पे करने को रेडी है।
मैम मुझे लग रहा था ये डायग्राम प्रोड्यूसर सरप्लस है, नहीं नहीं ये कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, समझ गए ये स्टोरी से। मतलब जब सूरज इतना सप्लाई कर रहे थे 50 रुपीज में, तब इनका डिमांड हाई था। ठीक है, डिमांड हाई था। बट इसी बात को देखते हुए सूरज ने क्या किया, थोड़ा और ज्यादा सप्लाई करने का सोचा और सोचा कि अब मैं प्राइस भी बढ़ा दूंगा। तो इन्होंने प्राइस को बढ़ा के 90 रुपीज कर दिया। तब इनका डिमांड जो है थोड़ा सा कम हो गया, कैन यू सी, डिमांड कम हो गया। बट प्राइस तो इनका बढ़ गया ना। दैट मीन्स आपका जो डिमांड कर्व है दैट इज लाइक दिस, है ना। तो 90 रुपीज में भी कस्टमर पे करने को रेडी है। तो ये दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं इस पेज में, देख सकते हो कंज्यूमर प्लस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट दैट कस्टमर इज विलिंग एंड एबल टू पे, मतलब यहाँ 50 रुपीज वो पे कर रहे थे। ठीक है, एंड for the goods and services shown in the demand curve and total amount that they actually do pay। ठीक है, do pay that is market price। ठीक है, that is मार्केट प्राइस, दैट मीन्स 90 रुपीज में था, मार्केट प्राइस 90 रुपीज में था। एंड कितना वो पे करना चाह रहे, 50 रुपीज में भी उन्होंने पे किया और 90 रुपीज में भी। दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। मतलब कंज्यूमर सरप्लस इज इंडिकेटेड बाय द एरिया, ये जो एरिया है ना, जो सरप्लस अमाउंट वो पे करने को रेडी है, दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। समझ गए? अच्छा हम दोनों फेमस हो गए। ठीक है, समझ में आया। हम मैं फिर से बता रही हूँ, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हुआ 50 और 90, दैट इज 150, 140, 140 हुआ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इतना है। अब इसमें से कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू पे, कंज्यूमर 50 भी पे करना चाह रहे थे, 90 भी पे करने के लिए रेडी थे, 50 भी पे करने को रेडी थे, 90 भी पे करने को रेडी थे। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस को शो करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम को बना लेना नोटबुक में और इसको थोड़ा शेड कर लेना, ये दिखाते हुए कि ये कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर एक्चुअली पे फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड मैक्सिमम प्राइस दैट दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। मतलब इकोनॉमिक टर्म में हम लोग इसको बोल सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस रिप्रेजेंट करता है एडिशनल वैल्यू या बेनिफिट जो कि कस्टमर को मिलता है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन बियॉन्ड विच दे हैव टू पे फॉर इट। इट इज एसेंशियली द एरिया बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस लेवल अप ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या हुआ, तब कंज्यूमर आपका ज्यादा परचेज करने को रेडी है लोअर प्राइस में भी, एंड what they would be willing to pay resulting in gain or welfare of satisfaction for consumer if the consumer welfare is offered। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है इसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है, मुझे लग रहा है कुछ पॉइंट तो मिसिंग हो रहा है इसमें। कंज्यूमर सरप्लस में ना कुछ एक पॉइंट मिस तो हो रहा है, जैसा शालिनी ने पूछा ना, उनका पॉइंट सही है एंड इसमें कुछ मिस तो हो रहा है जरूर। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस में एक बार फिर से देखती हूँ। ठीक है, एंड फिर से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर ये इससे कॉन्सेप्ट अगर सही होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर कुछ इसमें मिसिंग पॉइंट है तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस का भी नोट्स मत बनाना, रुक जाओ, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है कि इसमें कंज्यूमर को, कंज्यूमर कहा गया, consumer are able to purchase goods or service at lower price than they would be willing to pay। yes मैम, मुझे भी थोड़ा डाउट है, हाँ एग्जैक्टली exactly, मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। अच्छा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ओके प्रोड्यूसर का देख लेते हैं, शायद प्रोड्यूसर को पढ़ने के बाद हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम प्राइस द प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर द गिवन क्वांटिटी। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस बहुत इजी है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्यों इजी है, इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखो क्या हो रहा है कि सूरज जानते हैं कि शालिनी ना थोड़ी बार्गेन करने वाली कस्टमर है। क्या, बार्गेन करने वाली कस्टमर है शालिनी, है ना, बार्गेन। तो सूरज ने क्या किया, सूरज ने शालिनी ना पर्स खरीदने गई, लेट्स सपोज ये पर्स खरीदने गई, जो पर्स होता है ना बैग जो लेडीज कैरी करती है। ठीक है, तो ये पर्स परचेज करने गई। तो सूरज क्या है, सेलर है, ओके सूरज सेलर है, एंड सूरज का पर्स का शॉप है, ओके पर्स का शॉप है। तो सूरज जानते हैं कि अब शालिनी जी आई है, तो शालिनी जी है ना जो बार्गेन जरूर करेगी। अगर मैं 50 बोलूंगा तो ये 50 का 25 दे के जाएंगी। तो इससे अच्छा है क्या करूं, मैं 50 का इनको 100 बोल दूं, ताकि ये 100 का कम करते करते मुझे 50 भी पे कर दे, तो मैं लॉस में नहीं रहूंगा। ठीक है, लॉस में नहीं रहूंगा। तो क्या होता है जब शालिनी आती है, तो सूरज ने क्या बोला
कि शालिनी जी आप एक काम करो, आपको मैंने जो पर्स दिखाया है उसका 100 रुपीज़ कॉस्ट है। तो बार्गेन करते करते ना वो क्या करती है, 50 पे करने को इनको रेडी हो जाती है। मैम कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर कम पे करता है सिंगल, इसलिए उसको फायदा होता है और प्रोड्यूसर को लॉस होता है। यस यस यस, दैट्स द पॉइंट, यस यस, करेक्ट करेक्ट, दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर में आपका प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है, आपका मनी जितना भी आप पे कर रहे हो उससे। ठीक है, अब मैं समझ गई, ओके ओके। ठीक है, अभी देखो प्रोड्यूसर को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या देखा, ये आपका डिफरेंस होता है मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस कितना है, 50 है मिनिमम प्राइस। ठीक है, जो आपको प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए शालिनी से मिलना चाहिए, है ना। एंड their reservation price and the actual price they receive from selling of the goods at market price। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। आपका प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट का मान लो यहाँ पे रखा है इन्होंने 50 रुपीज, कितना रखा है 50 रुपीज यहाँ पे। ठीक है, 50 रुपीज। और इनको, इन्होंने शालिनी को क्या प्राइस बताया, 100 रुपीज बताया प्रोडक्ट का। ठीक है, 100 रुपीज बताया प्रोडक्ट का। तो शालिनी जब परचेज करने आ रही है तो इन्होंने 50 नहीं बता के डायरेक्ट 100 बताया, सो दैट ये 100 का अगर 50 भी पे कर देती है तो भी इनको फायदा ही होगा। ठीक है, सो क्या हुआ, शालिनी ने इस बार ना 100 ही रुपीज पे किया, कोई बार्गेन नहीं किया। तो इसमें किसको फायदा हुआ, प्रोड्यूसर को फायदा हुआ। तो प्रोड्यूसर को जितना फायदा हुआ दैट विल बी प्रोड्यूसर सरप्लस। समझ में आया, एंड ये आपका सप्लाई को शो करेगा। समझ में आया, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, पर्सन मतलब जो कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर जितना पे करता है और जितना सेलर को रिसीव करना चाहिए, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में दैट इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। समझ में आया, इससे आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ इसमें, इसको सूरज को 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो ये आपका सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स सेल करने के बाद उनको जो 50 रुपए का फायदा हुआ दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस जो इनको मिला है। ठीक है, दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये प्रोड्यूसर के प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है, प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी को, as well as allocation of resources in the market. It also plays a role in evaluating the efficiency of market policy and efficiency। नहीं मैम, आई थिंक कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर ज़्यादा पे करने में एबल है बट प्राइस कम है। मतलब जैसे कंज्यूमर ज़्यादा अमीर है, वो एक पेन का 20 में भी खरीद सकता है, बट पेन में प्राइस 15 ही है, तो कंज्यूमर ज़्यादा अमीर हुआ। अच्छा, कंज्यूमर में थोड़ा डाउट है, इसको देखती हूँ मैं। आपको प्रोड्यूसर समझ में आया या नहीं ये बता दो मुझे। कंज्यूमर का मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूँगी। ठीक है, कंज्यूमर का मैं एक बार चेक कर लूँगी। ठीक है, प्रोड्यूसर समझ में आया कि नहीं, कि प्रोड्यूसर को इसमें फायदा होता है, इन्होंने पहले ही, लाइक सपोज मैं ये लिख सकती हूँ कि प्रोड्यूसर में क्या होता है, प्रोड्यूसर में आपका जो, जैसे कि प्रोड्यूसर का मैंने ये आपको डायग्राम बताया, यस मैम क्लियर, ओके, प्रोड्यूसर का ये डायग्राम बनाया। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 15 के लिख रही हूँ किसी भी एक प्रोडक्ट का, लाइक सपोज ये प्रोडक्ट है गोल्ड का। ठीक है, 15 के, नहीं गोल्ड में तो बार्गेन नहीं होता है ना, क्या मैं लिख रही हूँ। ओके, मान लो कोई बार्गेन वाला प्रोडक्ट, लाइक सपोज ये आपका कोई ड्रेस है 15 के का। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले ही कंज्यूमर को देखते हुए आपने ये प्रोडक्ट को कितना प्राइस करके बताया, 20 के का बताया, 20 के का बताया। तो कस्टमर क्या कर रहे हैं, आपको 20 के भी पे करने को रेडी है, मतलब आपको 5 के का प्रोड्यूसर को फायदा हुआ। दैट मीन्स ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस को शो करेगा, किसको शो करेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस को शो करेगा। जहां पे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बिटवीन एक कस्टमर जितना पे करने को रेडी है एंड जितना प्रोड्यूसर को मिलना था उससे ज्यादा मिल जाता है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। हाँ, एक बार मैं चेक करती हूँ, प्रोड्यूसर वाला क्लियर है। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा जिसमें आपका किसको फायदा हो रहा है, प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है 5 के का, दैट इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रोड्यूसर सरप्लस में प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है, वैसे कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर को भी फायदा होना चाहिए। ठीक है,
तो हमने उसमें कंज्यूमर के कुछ फायदे की बात नहीं की है, दैट्स वाई हमें कंफ्यूजन हो रहा है। बट इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जितना उसने दाम रखा था दैट वाज 15K, एंड जितना उनको मिल रहा है दैट इज 20K। तो 15K और 20K के बीच में उनको 5K का फायदा हो रहा है, तो 5K दैट इज अ प्रोड्यूसर सरप्लस, जो उनको प्रोडक्शन पे 5K का फायदा मिला है। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, अब ये डायग्राम देख सकते हो, जैसे कि हमने देखा कि ये बायर का सरप्लस वाला पार्ट होगा, कंज्यूमर का सरप्लस का पार्ट होगा, एंड ये सेलर का सरप्लस का पार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे 50 रुपीज था और ये 100 रुपीज था, तो 100 रुपीज इनको मिला तो 50 का इनको फायदा हुआ, तो ये 50 रुपीज। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, दैट इज शोइंग योर डिमांड, दैट इज शोइंग योर डिमांड, है ना। एंड दिस पार्ट इज शोइंग योर सप्लाई, ठीक है, दिस पार्ट इज शोइंग योर सप्लाई। हाँ, ऑपोजिट कंज्यूमर सरप्लस है, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस पॉइंट को पता है क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे आपका सप्लाई और डिमांड आके मीट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं मालूम है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, EQUILIBRUM, इक्विलिब्रियम प्राइस, समझ में आया, इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे आपका सप्लाई और डिमांड कर्व आके मिलेगा, मैच होगा, दैट इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आया, समझ में आया। इस डायग्राम को एक साथ बना लेना, ये शो करते हुए कि ये कंज्यूमर सरप्लस है और ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है। और ये एक साथ आप ड्रॉ कर लेना कि कौन सा आपका डिमांड कर्व होता है और कौन सा सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, ये पार्ट आपका कंज्यूमर सरप्लस शो कर रहा है एंड ये पार्ट आपका प्रोड्यूसर सरप्लस शो कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो वाला आपको इसी वजह से दिया है कि एक क्लास के बाद आप लोग सॉल्व कर सको। दिस पॉइंट इज नोन एज आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपका मार्क किया हुआ है, ये पूरा आपका पूरा कंप्लीट डायग्राम में बोल सकते हो, जिसमें सप्लाई कर्व इज दिस वन एंड डिमांड कर्व इज दिस वन, ठीक है। एंड हाँ, ये आपका जो है, ये आपका एक्सेस, मतलब ये आपका एक्सेस प्राइस पे जब आपका कंज्यूमर पे करने को रेडी है, जैसे कि हमने देखा कंज्यूमर सरप्लस प्लस वाला पार्ट है, एंड दिस इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना लेना, ओके। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ तक सभी का सब कुछ क्लियर है, कहीं किसी को डाउट नहीं है ना, एक्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस, एक्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस, आपको कहीं कुछ डाउट नहीं है ना, कहीं है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। अच्छा, एक बात और देख लेना ध्यान से, ये जो पॉइंट को मैंने बताया क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं ना, और साथ ही साथ इसको हम लोग मार्केट मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पे आपका जो स्टॉक है वो क्लियर होता है, मान लो बिक जाता है, और प्रोड्यूसर को पैसे मिल जाते हैं, कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट्स व्हाई वी कैन से मार्केट क्लियरिंग प्राइस आल्सो एज वेल एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आल्सो। नाउ, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को थोड़ा अच्छे से और जानेंगे, ध्यान से सुनना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर अपना इनकम देने को रेडी है, ठीक है। किस वजह से, सो दैट उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, वो जो भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं या जो भी गुड्स या सर्विस उनको मिला है उससे। एंड इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंज्यूमर का कोई नेगेटिव, नो इंसेंटिव टू चेंज, उनका कोई ऐसा मोटिव होता नहीं है कि आपका एक्सपेंडिचर में जितना उन्होंने दिया है, एक्सपेंस जितना किया है उसमें वो चेंज कर सके। मतलब हम लोग जब शॉप जाते हैं तो किसी एक प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर अमाउंट तो हमें पता होता है ना, कि हाँ इस प्रोडक्ट का मैं इतना पे करूंगी, इससे ज़्यादा पे नहीं करूंगी, दैट इज ओनली योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जहाँ पे एक कंज्यूमर को लगता है कि हाँ इस प्रोडक्ट को अगर मैं इतना पे कर रहा हूँ तो मुझे इससे इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, विच इज एनफ एज पर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज ओनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, समझ में आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब, ठीक है। ये सिचुएशन होता है जहाँ पे कस्टमर कंज्यूमर, ठीक है। क्लास 1 बजे क्लास है ना, यस यस है, बट इसको भी खत्म कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको ओवर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे शिफ्ट करेंगे। तो उसको 2 बजे शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन का क्लास तो इवनिंग में है। तो देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैं क्या बोल सकती हूँ, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूमर ठीक है, कंज्यूमर या कस्टमर
कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है, कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है, ये अपना इनकम का एक पार्ट, मतलब इनकम में से जो भी पैसे पे करने को, स्पेंड करने को रेडी है, ये सोचते हुए कि जो भी वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इन सच अ वे कि आप अगर मान लो किसी पेन पे है ना 10 रुपीज अगर आप स्पेंड कर रहे हो, तो आप ये सोच के स्पेंड कर रहे हो कि इस 10 रुपीज को स्पेंड करने के बाद मेरी हैंड राइटिंग भी बेस्ट हैंड राइटिंग बनेगी, अच्छी हैंड राइटिंग बनेगी इस पेन से, है ना। तब जाके आप उसको 10 रुपीज आई मीन 10 पे करने को रेडी है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, 10 रुपीज पे करने को रेडी है। मतलब क्या हुआ कि इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपका कस्टमर का ऐसा मोटिव होता है कि आप अगर कहीं 10 रुपीज भी खर्च कर रहे हो ना, तो उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, और आपका कोई ऐसा मोटिव नहीं होता है कि 10 रुपीज से अब मैं इसका एक्सपेंस जो है और कम करने वाली। समझ में आया इसको? ठीक है, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ये दो केस से मेजर किया जाता है, दो अप्रोच को फॉलो करके मेजर किया जाता है। एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। व्हाट इज इट? कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। ये दो मेथड से आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो कार्डिनल अप्रोच जो है ये किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। किसने दिया है कार्डिनल अप्रोच? ये दिया गया है आपका अल्फ्रेड मार्शल ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने प्रोवाइड किया है। कार्डिनल अप्रोच के बारे में हमने इंडिफरेंस कर्व में समझा था कि ये आपका न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, जहाँ पे आप अपने टोटल यूटिलिटी मतलब अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में, अब आई मीन सेटिस्फैक्शन को कंज्यूमर क्या करता है, जितना भी उन्होंने कंज्यूम किया है उनको मेजर करके बताता है बाय कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करके? मार्जिनल यूटिलिटी से कंपेयर करके। और वो नंबर क्या होता है? नंबर होता है जो मनी आपने स्पेंड किया है, ठीक है, दोनों मतलब गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। दैट इज योर कार्डिनल अप्रोच। समझ में आ रहा है सूरज, शालिनी? क्लियर है यहाँ तक? कार्डिनल अप्रोच आपका यूटिलिटी एनालिसिस शो करता है। यूटिलिटी एनालिसिस मतलब आपका सेटिस्फाइंग पावर को शो करता है। क्या शो करता है? सेटिस्फाइंग पावर को शो करता है। किसी भी प्रोडक्ट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है उसको आप यूटिलिटी में जब मेजर करोगे, दैट विल बी शोन इन कार्डिनल अप्रोच। दैट विल बी शोन इन कार्डिनल अप्रोच। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कार्डिनल अप्रोच दैट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, जो कि आपका यूटिलिटी एनालिसिस को शो करता है। किसको शो करता है? यूटिलिटी एनालिसिस। ANA, एक मिनट, ANALYSIS, एनालिसिस। ठीक है, सूरज नहीं है क्या क्लास में? तो हमने देखा कि जब आपका सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी में शो करना होगा, देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ कार्डिनल अप्रोच। एंड ऑर्डिनल अप्रोच हमने इनडिफरेंस कर्व में समझा था। इनडिफरेंस कर्व में जिसमें हम लोग ऑर्डर में दिखाते हैं अपना सेटिस्फैक्शन को। दैट मीन्स ये आपको दिया गया हिक्सन की तरफ से, HICKISAN, हिक्सन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अब देखो ऑर्डिनल अप्रोच को हम लोग इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। हाँ, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं असाइन करते लेकिन रैंक देना प्रेफर करते हैं। इसमें हम लोग फोकस करेंगे कि जो रैंक हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके हेल्प से हम जो मतलब हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, जितना यूटिलिटी मिल रहा है वो हम लोग रैंक्स के फॉर्म में शो करेंगे। अभी आपका मैसेज आ रहा है सूरज, अभी आपने जो मैसेज किया वो आया अभी। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है ये अज्यूम करता है कि ये जो भी वो चॉइस कर रहा है प्रोडक्ट में से, प्रेफरेंस जिसको भी दे रहा है, उनसे उनको मैक्सिम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दैट इज योर ऑर्डिनल अप्रोच। मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर को अपने जो भी बजट उन्होंने स्पेंड किया है उससे उनको हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व या सेटिस्फैक्शन मिल पाता है। दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब हमने देखा यूटिलिटी वर्ड। ये यूटिलिटी वर्ड क्या हुआ? ये यूटिलिटी भी आपका सेटिस्फाइंग पावर है। सेटिस्फाइंग पावर है, ठीक है, सेटिस्फाइंग पावर है। आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद, उसको कंज्यूम करने के बाद, वो भी आपका एक यूटिलिटी एनालिसिस है। तो यूटिलिटी आपका ना क्या क्या होता है पता है? यूटिलिटी आपका 3 टाइप्स का हो सकता है। लाइक एक हो गया टोटल यूटिलिटी, एक हो गया इनिशियल यूटिलिटी और एक हो गया मार्जिनल यूटिलिटी।
क्या क्या है? टोटल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी जो है ना, ये आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, रिलेटिव होता है, रिलेटिव होता है, साथ ही साथ ये एथिकली न्यूट्रल होता है, और ये टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड प्लेस टू प्लेस आपका चेंज होता है सेम कस्टमर के लिए। समझ गए? समझ गए यूटिलिटी के बारे में मैंने क्या बताया? समझ में आया? अब देखो यूटिलिटी से मैंने जैसे कि आपको दो नया वर्ड बताया है, एक टोटल यूटिलिटी, एक इनिशियल यूटिलिटी, एक मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी हमारे लिए न्यू है। इनिशियल यूटिलिटी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनिशियल मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग, है ना? UTILITY, मतलब जब जब शालिनी को फर्स्ट बाइट शालिनी ने लिया होगा इस जलेबी का, तो वो क्या कहलाएगा? इनका इनिशियल यूटिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनिशियल यूटिलिटी, जो कि फर्स्ट बाइट या फर्स्ट कंजम्पशन के बाद हमें मिलता है। मैगी का जब आपने फर्स्ट कंजम्पशन, फर्स्ट उसे खाया होगा, तब आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा शालिनी, क्या आपको वो 5 कप्स के बाद क्या सेम सेटिस्फैक्शन मिला होगा? नहीं ना। तो जो आपका फर्स्ट कंजप्शन होता है, दैट इज योर स्टार्टिंग वाला, हाँ डेफिनेटली स्टार्टिंग वाला, वो आपका इनिशियल यूटिलिटी होता है, इनिशियल यूटिलिटी होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में तो हमने समझा, हर एडिशनल आपका जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ईट खाने के लिए, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल बोल सकते हैं जिसको, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल आपने जितना कंज्यूम किया है, टोटल कंजम्पशन मतलब टोटल जितना मैगी आपने खाया था। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, ठीक है। तो कंजम्पशन आपने जितना कंज्यूम किया था, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी, है ना? जितना भी आपने खाया था गिवन कंजम्पशन सेम पीरियड में, दैट इज योर सिट्रस पेरेबल्स, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ अ कंज्यूमर, शी और ही कंज्यूम्स ड्यूरिंग द कंजम्पशन पीरियड, मतलब उस पूरा ड्यूरेशन में आपने जो लास्ट यूनिट खाया, लास्ट यूनिट जो एक्स्ट्रा आपको दी गई, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिफरेंस पार्ट से भी हम लोग। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी आपका जो एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन, आपका जो पूरा कंज्यूम करने के बाद, पूरा मैगी कंज्यूम करने के बाद, पूरा जलेबी कंज्यूम करने के बाद आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल क्या हुआ? आपको जो हर एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको जो जलेबी दी गई, एक्स्ट्रा मैगी दी गई, फिर आपने उसको कंज्यूम किया, एक्स्ट्रा यूनिट जो कंज्यूम किया, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी आपका बिगिनिंग वाला होता है, और एज वेल एज ये आपका जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आपका जो सेटिस्फैक्शन होता है कम होते जाता है, राइट? और मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या होता है? डिमिनिश एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, ठीक है? टोटल यूटिलिटी आपको मैक्सिमम देता है सेटिस्फैक्शन जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है? सेटिस्फाई ज्यादा करता है टोटल यूटिलिटी, ठीक है, व्हेन इट इज मैक्सिमम। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी इट इज जीरो, है ना? और आपने देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी आपका इट टेंड्स टू डिक्रीज आफ्टर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज रीच्ड। जब आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाते हो, तो क्या टोटल यूटिलिटी आपका कम हो जाता है? हाँ, वेरी गुड सूरज, यस करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो टोटल यूटिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू, जब आपको फर्स्ट यूटिलिटी मिला, सेकेंड, थर्ड, फिर आपने जितना भी कंज्यूम किया सबको ऐड करते हैं, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। तो इसको जरूर से लिखना, ठीक है, इसको जरूर से लिखना। अब देखो इस डायग्राम पे आते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे कि मान लो शालिनी को मैंने आइसक्रीम ऑफर किया, ठीक है? फर्स्ट आइसक्रीम में सी इज गेटिंग 20 यूटिलिटी, 20 यूटिलिटी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया, तब इनको सेम यूटिलिटी मिल रहा है, राइट? बट फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जब उनको सेकेंड आइसक्रीम दिया, तब उनको कितना यूटिलिटी मिला? 12 यूटिलिटी। और ये 12 यूटिलिटी कहाँ से आया? क्या इन दोनों को माइनस करने से ये हमारा 12 यूटिलिटी आ सकता है? यस, है ना? 12 यूटिलिटी आ सकता है। जब मैंने उनको थर्ड दिया, थर्ड आइसक्रीम, तब फिर उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो गया। जब मैंने फोर्थ दिया, तो फिर उनका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया। फिफ्थ जब दिया,
तब भी उनका यूटिलिटी कम हो गया, बट जब मैंने 6th आइसक्रीम दिया तब बोला इन्होंने कि नहीं नहीं मैम और मैं नहीं खा पाऊंगी, मतलब अब मैं कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे ना अब बहुत हो गया, वॉमिटिंग हो जाएगी, मैं अब कंज्यूम नहीं कर सकती। दैट मीन्स यहाँ पे इनका सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी जीरो, क्योंकि सेटिस्फैक्शन की तो बात ही नहीं आती है, उनको खाना ही नहीं है अब। फिर जब मैं उनको 7th ऑफर कर रही हूँ तब ये नेगेटिव में चली गई, नेगेटिव में, और जब मैं 8 ऑफर कर रही हूँ तब और नेगेटिव। सब शालिनी दिखा रही है और मैं बाजरा बायसिंग हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम से खाना, ठीक है। तो अब देखो ये सब नंबर कहाँ से आया पता है, आप ये लोग को ऐड करो, एक एक यूटिलिटी जब इनको प्रोवाइड किया, ठीक है। पहले 20 था, 20 के बाद इनको 12 मिला तो कितना हुआ 32, फिर हमने इनको और एक्स्ट्रा थर्ड आइसक्रीम दिया, तो ऐड करो 20 प्लस 12 प्लस 8 कितना होगा 40। अच्छा ठीक है, फिर हम ये तीनों को ऐड करेंगे, मतलब एक एक करके आप बढ़ाते जाओगे ना, 12 प्लस 12, 20 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 कितना होगा 44। फिर देखो, फिर हमने एक और दिया इनको, ठीक है, एक और दिया, दैट मीन्स 5th आइसक्रीम टोटल हो गया, मतलब हो गया यहाँ पे 20 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 दैट मीन्स 45। और ये दोनों स्टेट पे इनको मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम अब इससे और नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक पसंद एक चूज करना होता है, तो हम लोग जीरो पे सेलेक्ट करेंगे, जीरो पे, मतलब ये इनका सैचुरेशन पॉइंट था, इनको इससे ज्यादा और नहीं चाहिए। समझ में आया? सूरज खाने दो मुझे। ठीक है, ये वाला टेबल समझ में आया। अब देखो, ये डायग्राम है, ये डायग्राम को वी विल डू टुमारो, ठीक है, टुमारो या इन इवनिंग इफ पॉसिबल। ठीक है, आज जितना हमने किया है वो आप लोग लिख लो। अभी हमने क्या देखा, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में देखा। तो देखो टोटल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव हो सकता है। अच्छा रुको, यहीं से मैं आप लोग से ही पूछती हूँ, इस टेबल को देख के मुझे बताओ, क्या हमारा टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकता है? टोटल यूटिलिटी मतलब ये वाला कॉलम, ठीक है, क्या हमारा टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकता है? नंबर्स देख के आप आइडेंटिफाई करो, क्या हमारा टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकता है? कहाँ नेगेटिव नंबर कहाँ डाला है मैंने, सूरज? क्या टोटल यूटिलिटी में कहीं भी नेगेटिव नंबर है? मुझे टेबल देख के बताओ, टोटल यूटिलिटी क्या हमारा नेगेटिव हो सकता है? नो ना, नो ना। हाँ वेरी गुड, टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एक कॉलम आपका टोटल यूटिलिटी का और एक लिख रही हूँ मार्जिनल यूटिलिटी का, जैसे कि हमने कॉलम में देखा कि टोटल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बताओ टोटल